टॉप टियर के लोग थे, जिनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं आप। तो हमने जितने भी मैंने डिपार्टमेंट्स खड़े करने थे, मैंने सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड किया। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है तो आप पहले सर्विस ऑफर करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी स्किल्स की बेसिस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं एक आपके साथ ई-कॉम ब्रोज के नाम से विद स्पेशल गुरुज और मार्केट के जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टेकॉन्स हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू, आप एक वेंचर्स कह लें, एक आपके लिए भी लर्निंग और हमारे लिए भी लर्निंग और एक कोलैबोरेशन सिस्टम जो है ना, वो हम एक मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो जिसके लिए ये सारा एक हम आपके लर्निंग, आपके लिए भी लर्निंग होगी, हमारे लिए भी एक लर्निंग होगी। हमने सिस्टम को ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सक्सेस स्टोरीज और जो लाइफ जर्नीज होगी वो डिस्कस की जाएंगी, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल एक स्टोरीज होंगी ना, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये डायरेक्ट आप कम्युनिकेट हो रही होगी आपके साथ जो ओनर्स होंगे और जो ट्रांसफॉर्म हुए होंगे इंशाल्लाह, उनसे आप ये स्टोरीज सुन रहे होंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं फुरकान अजीज, और ये सीईओ हैं, सीईओ एंड फाउंडर इन्वोजोन के। और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉकचेन, मेटावर्स, बिगेस्ट फ्यूचर्स हैं, उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन मैं जितना मर्जी अच्छा दे लूँ वो मैं नहीं दे सकता, तो मैं ये इंट्रोडक्शन की जो कोटली है ना, वो हैंड ओवर करूँगा फुरकान भाई के। फुरकान भाई, आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अपनी जुबानी खुद ही करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और इट्स योर ग्रेट इनिशिएटिव कि आपने जो है ना जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स थे बिहाइंड द सीन, वो लोगों तक, एंड इट इज काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीवन। एक होता है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरा ये होता है कि आप दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो जब तक दूसरे अपने एक्सपेरिमेंट्स आप तक पहुंचाएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो जो चीजें आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके सीखनी होती हैं वो जरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव जो आपने ऑलरेडी जो है वो लिया हुआ है। तो इट इज गोइंग टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल, खासतौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हो रही है और बढ़ रही है, उनके इर्द गिर्द तो डिवाइसेज ही डिवाइसेज हैं। तो सुबह को उठते हैं, एसी भी जो है वाईफाई वाला है उनके पास स्मार्टफोन्स भी जो है ना। तो वेल, कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत डिफरेंट रहा है। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट था और वो लाइक वेरी लो एंड एंड एक हाई एंड जो राइट नाउ है। सो ये एक काइंड ऑफ मोटिवेशन के तौर पे मैं अपने खासतौर पे अपने एरिया के लोगों को, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, साउथ पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा काइंड पास करता हूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग माई सेल्फ, बट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन फॉर देम, कि अगर एक पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग हार्ड। यस, डिफिकल्ट जरूर होगा, क्योंकि अगर एक बंदे ने जो है वो चैप्टर 10 से स्टार्ट करना है और आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू ओवरकम, उसके साथ आपने उसकी ग्रोथ को भी मैच करना है, और जो आप पीछे थे, जहां जितना पीछे थे, तो उसको भी आपने मैच करना है, उसको भी कवर करना है। सो मैं हासिलपुर से हूँ। हासिलपुर इज साउथ पंजाब का बहुत छोटा सा सिटी है जो अननोन है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि वो काइंड ऑफ विलेज ही है। एंड वहां पे अभी तक भी 3G तक हम बड़ी मुश्किल से 3G तक पहुंचे हैं। शायद अब वो भी वॉशरूम में या घर में अगर आप कहीं बंद कमरे में घुस जाएं तो वो भी चला जाता है, वो भी नहीं आता। तो इंटरनेट के हवाले से और बिजली की अगर लोड शेडिंग होनी होती है तो सबसे ज्यादा उन इलाकों में होती है जहाँ पे उनको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि इन्होंने आवाज नहीं उठानी, बिकॉज दीज गाइज आर ऑलरेडी वेरी मच अंडर पावर्ड और समहाउ। तो दे आप उनको दबा सकते हैं, जितना मर्जी दबा सकते हैं। तो जो सबसे लीस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं वो उस शहर में हैं, अभी भी हैं, अभी भी उसी तरह से ही है। अगर हम बड़े शहरों का और छोटे शहरों का मुकाबला करें तो बहुत पीछे हैं वो लोग। उनके पास फैसिलिटीज की जो है वो अवेलेबिलिटी उस तरीके से नहीं है। तो वहां से स्टार्ट किया मेरा, कोई एफएससी तक मैंने वहीं पढ़ा था, और एफएससी के बाद मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुआ यूनिवर्सिटी में, कॉमसेस लाहौर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BScs किया। और ड्यूरिंग द BScs मुझे जो है ना काइंड ऑफ एक इंटर्नशिप मैंने की, एक सॉल्टर हाउस में जाके, और इंटर्नशिप में मैंने परफॉर्म किया। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, अब आप भी चूंकि सीईओ हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस से, आपको पता है कि अगर एक इंटर्न आता है आपके पास और ही इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, तो आप उसको रिटेन कर लेते हैं, आप उसको जॉब ऑफर कर देते हैं। द सेम स्टोरी हैपेंड विद मी, एंड आफ्टर हैविंग कपल ऑफ जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग
experiences. I started my एक venture with a partner, did not work, failed very badly. और पाकिस्तान में मैं अगेन बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना पार्टनरशिप्स हैं वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशंस और एफर्ट्स मैच नहीं कर रही होती हैं। आपकी एफर्ट्स उस तरह से होती नहीं है जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो ज्यादा मेहनत करे और शेयर मुझे ज्यादा मिले, काइंड इस तरह की एक्सपेक्टेशंस एंड एफर्ट्स का मिसमैच जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो एक पार्टनरशिप तो जरा फेल हुई एंड अगेन ट्राइड अनदर टाइम 2-3 साल बाद, वो भी नहीं चली। एंड देन तीसरी दफा इन 2019 आई स्टार्टेड माय ओन सोलो तौर के ऊपर। एंड मेरा हमेशा से जो है एक ही चीज पे फोकस रहा है और वो फोकस ये रहा है कि वो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम जो है वो हमारा कंपटीशन नहीं है, दूसरे लोग उन पे काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर तो आपने वही बेचना है जो कि सब बेच रहे हैं, देन कंपटीशन इज वेरी हाई। एंड जब कंपटीशन हाई होता है तो फिर आपको प्राइसेस भी कम करनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, क्लाइंट के पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका जो प्री सेल्स का प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपकी जो है ना आ जाती हैं बिकॉज कंपटीशन हाई है। जब आप ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जो कि यूनिक हैं, रेयर हैं, तो उनमें जो है थोड़ा सा जरा कंपटीशन नहीं होता या कम होता है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट एक और चीज भी होती है, जब आप अपनी टेक्निकल जो है ना वो एपेटाइट को देखें तो उसमें भी एक टिपिकल चीज है जो 10 साल से 5 साल से चल रही है और एक जो है एडवांस और फ्यूचर है। तो लाइक इट इज वेरी इजी टू से कि जनाब आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे रादर देन एक समथिंग जो कि ऑलरेडी 5-8-10 साल से जो है ना मार्केट। ब्लॉकचेन मेटावर्स वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जो कि हमें फ्यूचर में जो है ना वो फेस करने हैं लोगों ने, और हम इस यूनिवर्स से निकल के मेटावर्स में जाना स्टार्ट कर देंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन। तो हमारा फोकस हमेशा कटिंग एज और एडवांस टेक्नोलॉजीज में ही रहा है, के साथ ही रहा है। गोइंग बैक लिटिल बिट बैक, लाइक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एट द एज ऑफ 13 मैंने 7th क्लास के पेपर्स दिए। तो मैं थोड़ा सा जरा लफंडर टाइप हो गया। आई मीन घर में बहनों के साथ, भाइयों के साथ और सबके साथ जाना थोड़ा सा, और पढ़ाई वगैरह में भी कितना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता रहा था। एंड दिस इज स्टेज हर बंदे की लाइफ में टीन एज के टाइम पे आता है जब आप थोड़ा सा पढ़ाई से भी आपका फोकस हट जाता है और आप थोड़ा एक्सप्लोरेशन आपकी बढ़ जाती है, आप थोड़ा सा जरा एनर्जेटिक फील करना शुरू। जर्नी ऑफ अ यंग बॉय, यंग एग्जैक्टली ब्लड की तो जर्नी। वो तो वो जो टीन एज होती है तो उसमें बहुत ज्यादा आप जो है ना डी ट्रैक हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे पेरेंट्स को एक्चुअली देखना होता है कि उन्होंने अपने उस एनर्जेटिक एंड जो है ना यंग ब्लड को कैसे ट्रैक पे लेके आना। तो माय मदर वाज अ स्कूल टीचर। पेपर्स खत्म हुए 7th क्लास के, माय मदर सेड के जी आपने सुबह जाना है और आपने ना जॉब करनी है ड्यूरिंग दिस वेकेशन, 2-3 महीने की जो छुट्टियां हैं जॉब करनी है। अगर आप जॉब करेंगे तो आप जो है ना वो ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। लाइक इट इज अ मोटिवेशन, जैसे हम भी करते हैं स्टिक एंड कैरेट वाला फॉर्मूला हम भी अप्लाई करते हैं, कभी स्टिक कभी कैरेट। तो माय मदर जस्ट शोड अ स्टिक के जी आपको खाना नहीं मिलेगा। लाइक इतने छोटे बच्चे के लिए यही एक स्टिक होती है, नफ होती है। तो मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा यार ठीक है ऐसे ही कह रही है मदर, बस ठीक है मैं यशी, मैंने सीरियस नहीं लिया। वाकई खाना नहीं मिला, और जब वो वाकई खाना नहीं मिला तो मुझे फिर अगले दिन समझ आ गई कि ये जो है ना इज नॉट दैट इजी। तो फिर मैं गया, मैंने डिफरेंट, जब मैं बाजार वगैरह जाता था कभी तो मैंने देखा हुआ था कि मेडिकल स्टोर पे लिखा हुआ है काम करने वाली लड़की की जरूरत है, और डिफरेंट बुक शॉप पे लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो मैं एक बुक शॉप पे चला गया, तो मुझे बुक शॉप वाले ने कहा जी ठीक है आपको हम जॉब ऑफर कर देंगे, मगर आपने सुबह न्यूज़पेपर आता है वो न्यूज़पेपर उठाना है, और उनको ये 300 घर हैं जो कि शहर में हैं उनको ड्रॉप करना है वहां पे। और क्योंकि न्यूज़पेपर जो है नॉर्मली वो ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट तक पढ़ा जाता है, या ऑफिस जाने से पहले पहले लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आपने ये सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो पहुंचाना है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इनिशियली, मगर आई हैड टू डू इट बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने वो 3 महीने जॉब की, उस पे मुझे 1500 पर मंथ सैलरी ऑफर हो रही थी। अच्छा, जो पहले महीने की सैलरी आई 1500 रुपए, तो मैंने वो 1500 रुपए रखे साइड पे, और मैंने सोचा कि यार ये 1500 रुपए पूरे एक महीने की एफर्ट के बाद मुझे मिले हैं,
तो इस 1500 रुपए में मैं आज से मैं एक्चुअली 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त भी 1500 रुपए से अगर आप कुछ बाय करने जाएँ, तो आप कुछ भी बाय नहीं कर सकते थे। अब महीना भर घर तो चलाना दूर की बात है, आप 1 दिन घर नहीं चला सकते या 2 दिन घर नहीं चला सकते थे हार्डली उससे। तो दैट वाज़ अ लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो मैं आई ऑलवेज़ एनकरेज द मदर्स के हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने बच्चों का फ्यूचर होता है कि वो उनको कैसे जो है ना, जब वो डी ट्रैक हो रहे होते हैं, तो कैसे उन्होंने अपने जो है ना वो बच्चों को ट्रैक पे लेके आना होता है। तो हमें कभी-कभी अगर हम देखें, चिड़िया भी जब पहले अपने बच्चों को पालती है, वो खाना खिलाती है और एक टाइम पे आप आके वो खुद ही उनको अपने घोंसले से गिरा देती है ताकि वो उड़ना सीखें। तो फॉर ऑल द पेरेंट्स दे नीड टू सम डे दे नीड टू एक्चुअली पुल या पुश देयर किड्स आउट ऑफ द फ्रीडम एंड दैट कंफर्ट ज़ोन जो वो घर में बैठे हुए उन्होंने दिया हुआ है, उससे निकालना पड़ेगा, थोड़ा-सा पत्थर रखना पड़ता है अपने दिल पे, लेकिन एक्चुअली दे हैव टू। और फिर वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है उनके बच्चों के लिए कि उनको लाइफ की एक्चुअली रियलिटी की समझ आ जाए कि हाउ मच एफर्ट दे नीड टू पुट एंड हाउ मच आउटकम दे विल गेट, और उस आउटकम क्या वो आउटकम इनफ है उनके लिए या नहीं है। और फिर जब आउटकम इनफ नहीं होती है, तो दैट मोमेंट दे डिसाइड व्हाट दे वांट to do with their life. So that was a turning point for me, and then उसके बाद life goes on and मैंने अपने आप में एक रियल चेंज महसूस किया स्टडीज में, इंटरेस्ट और बाकी चीजों में जो है ना, और मेरी जो क्रिएटिविटी थी वो एक्चुअली पॉजिटिव साइड पे लगना शुरू हो गई। तो दिस इज समहाउ माय लाइफ टर्निंग मोमेंट, माय लाइफ टर्निंग पॉइंट, एंड बिहाइंड द सीन वाज वन ऑफ द खातून एंड मदर। तो ये जो है ना, मैं ऑलवेज आई वुड ट्राई टू कोट दिस इन ऑलमोस्ट माय एवरी इंटरव्यू, ताकि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, इन दोनों को ये मैसेज जा सके कि दे कैन मेक देयर फेट, एंड दिस इज समहाउ द लाइफ टर्निंग मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। ग्रेट। आपकी जो जर्नी है वो माशाल्लाह इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जब हमने आपके पास विजिट किया था तब भी, और अब भी आपने माशाल्लाह जो आपकी सक्सेस है वो एक जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास 3G की फैसिलिटीज भी नहीं थी, और फिर उस इलाके से उठ के आना और इस चीज़ को अचीव करना। और एक कह लें कि मेंटोर वो है जो एक स्कूल टीचर है, मतलब वो टीचिंग बता सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। तो आपने टेक्नोलॉजी को भी पकड़ा और आपने गाइडेंस भी ली, और उस टाइम पे जब आपके पास 2D के ऊपर आप खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फुरकान भाई आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स इन्वोजोन, वो कब स्टार्ट हुई है? जब आप अभी ये जर्नी आपने की है कि आप डिफरेंट जो मतलब कह लें कि यंग बॉय की जर्नी होती है वो आपने स्मूथ नहीं आपकी गई, एक पाकिस्तान के आम बंदे की जिंदगी होती है ना, वो है एक वो उठ के आता है, एक आम गांव से उठ के आता है और वो एक सिटी में आके और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है, और उसमें सक्सेस किसी एक दो या तीन को मिलती है। एक तो आपने मुझे ये पॉइंट्स बताने के आपको सक्सेस की जो पॉइंट्स हैं, सम के एक दो पॉइंट तीन पॉइंट्स के, ऐसे क्या आपने काम किया जिससे आपका वो इन्वोजोन वाली जर्नी में हेल्प किया और आपका एक आम इन्वोजोन एक इन्वोजोन टाइकून बन गया। राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी चीज जो है ना वो एक्चुअली टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। जब आप अगर देखें तो वो ऊपर छोटी सी नजर आ रही होती है, तो एक्चुअली अगर आप पानी की सरफेस के नीचे देखें तो वो बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नीचे उसके पीछे जो है ना वो कितनी एफर्ट्स और कितनी जो है ना वो हार्डवर्क किया गया है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, उतनी बेस उसकी ज्यादा मजबूत होगी। अब खोखली बेस के ऊपर या हल्की बेस के ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकता। तो दिस इज वेरी ओपन। अच्छा, अगर मैं अपनी इन्वोजन की जर्नी के बारे में बात करूं तो 2014 में 2014 में फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड टू सेट अप एन वेंचर और एक पार्टनर के साथ। तो दैट डिडंट वर्क, जैसे मैंने पहले बताया, और वो फिर 6-8 महीने चला। अच्छा, उससे 6-8 महीने के बाद माय पार्टनर सेड कि जी मैं नहीं चलना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है क्योंकि मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बनी हुई, आप चले जाएं। उसके बाद मैंने 2-3 महीने अपने ऑन पे चलाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू हार्ड फॉर मी और आई वाज वेरी यंग, और मेरे पास बहुत सारी चीजों का मुझे इल्म भी नहीं था, एक्सपीरियंसेस भी नहीं थे, और उस वक्त मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। बट इस 6-8 महीने के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना काइंड ऑफ बूस्ट किया। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग का एक स्टेज चला। एंड देन दूसरा एक बार दोबारा मैंने फिर 2016 में 2 साल ठहर के दोबारा मैंने अगेन एक दफा ट्राई की। फिर अगेन यहाँ पे मैंने अपने साथ 2 पार्टनर्स मिला लिए। ये दोनों पार्टनर थोड़े से मैच्योर भी थे, सीरियस भी थे इस दफा, क्योंकि पहली दफा मैंने जो लर्न किया था कि मैंने एक इमैच्योर पार्टनर को जो है ना साथ मिला लिया था। इस दफा मैंने जरा मैच्योर पार्टनर्स के साथ ट्राई किया
इस दफा भी ये वेंचर कोई 1 साल तक चला, लेकिन 1 साल के बाद जो पार्टनर्स थे उनको ये मेरे और उनके दरमियान में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी और वो जरा कम स्पीड के साथ चलना चाह रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि यार ऐसा ऐसा चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमने अपनी जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल आई वाज सेइंग कि हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम डेवलपर्स हायर कर लेते हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। यार अगर फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट हमारे साथ नहीं चल पाते, कंटिन्यू फर्दर नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे उन डेवलपर्स का, वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाएंगे, हम उनकी सैलरीज वगैरह कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज कि दे वर नॉट गुड इनफ इन टेकिंग द रिस्क, और वो मेरी स्पीड के साथ मैच भी नहीं कर रहे थे। तो आफ्टर अ ईयर दे डिसाइडेड कि जी वो क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद मी। और इस मोमेंट पे जब वो पार्ट वेज वाला मोमेंट आया, तो चूंकि वो काफी ज्यादा सीरियस भी थे और काफी ज्यादा मैच्योर भी थे, तो दे ट्राइड टू स्प्लिट द बिजनेस इनटू 2 पार्ट्स, एक पार्ट मेरे पास रह जाता, एक पार्ट उनके पास चला जाता। और जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि अगर इस बिजनेस को स्प्लिट कर दिया जाता है 2 हिस्सों में, तो इसका कुछ नहीं बनेगा, मतलब द हाफ पार्ट इज नथिंग, इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू सस्टेन। तो मैंने पूरे का पूरा बिजनेस उनके हवाले कर दिया। मैंने कहा जी ये आप रखें, आप लोग, ना मेरा कुछ बनना है ना आप लोगों का कुछ बनना है, तो यू कैन कीप इट। मैंने अगर 2 दफा एक बिजनेस स्टैंड कर लिया तो मैं तीसरी दफा भी कर सकता हूँ, डज नॉट मैटर फॉर मी। तो मैंने वो बिजनेस उनके हवाले किया एंड आई मूव्ड ऑन। फिर 2 साल मैंने तकरीबन अपने आप को प्रिपेयर किया। दिस टाइम आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ with some homework, with some study, research, meeting people, going into the conferences, और बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने तौर पे की। और फिर मैंने 2019 कैंप पे जब मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ जी मेरे पास अब इनफ जो है ना वो बैकग्राउंड डेवलप हो चुका हुआ है, और अब मैं अगर इस दफा ट्राई करता हूँ तो थिंग्स विल वर्क इनटू द गो इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 2019 के एंड पे मैंने कोवर्किंग स्पेस में, एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस में एक रूम लिया, क्योंकि बिल्डिंग और वो सारे एक्सपेंसेस और सारी चीजें एट फर्स्ट स्टेज इज समथिंग अ बैड आइडिया। अगेन ये वो जितने भी वेंचर सड़क खड़ा करना चाह रहे होते हैं और वो मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनको कहता हूँ कि डोंट इन्वेस्ट ऑन हार्डवेयर और बिल्डिंग एंड ऑफिस एंड दिस एंड दैट, कोवर्किंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ दैट यू नीड अ नाइस एंड डिसेंट प्लेस टू सिट, ठीक है। और अगर आप The कोवर्किंग environment स्पेस की कॉस्ट environment को is the देखें और आप basic अपनी thing मैनेजरियल कॉस्ट पर, at start. हाँ जी एग्जैक्टली। सो डोंट वेस्ट मनी एंड एफर्ट। अगर आप ऑफिस पे आपके पास पैसे हैं भी, तब भी आप ऑफिस बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी एफर्ट लगेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप हो सकता है 2 महीने आप ऑफिस बनाने में ही वेस्ट कर दें, और कोवर्किंग से आपको 1 दिन में मिल जाएगी। तो जब आई स्टार्टेड विद कोवर्किंग स्पेस, और कोवर्किंग स्पेस में मैंने कुछ 6-8 लोग लिए, एक प्राइवेट रूम लिया, और वो 1 ही महीने में भर गया। अब हमें समझना है कि अब हम क्या करें। देन उस वक्त फिर उस मोमेंट पे जो है ना आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग में जो है ना फिर हमने अपना पूरा ऑफिस स्टार्ट करना करके, लेकिन एक्चुअली हमारे ऑपरेशंस चलना स्टार्ट हो गए, हमारी चीजें चलना स्टार्ट हो गई, हमारे पास क्लाइंट्स थे, हमारे पास डेवलपर्स थे, बिजनेस ऑपरेशन चल रहे थे, डेवलपमेंट चल रही थी, रेवेन्यू आ रहा था। तब हमने उस वक्त डिसाइड किया कि हाँ जी अब हमारे पास रेवेन्यू भी है, कैपेसिटी भी है, टाइम भी है, टीम भी है, क्लाइंट्स भी हैं, अब हम अपने ऑफिस पे अगर स्पेंड करते हैं तो इट वुड बी अ गुड मूव। अच्छा, और फिर हमने अपनी बिल्डिंग ली, वहां पे मूव किया। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा। जब मैंने हायरिंग स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम के जो टॉप टीयर के लोग थे, जिनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं आप, तो हमने जितने भी मैंने डिपार्टमेंट्स खड़े करने थे, मैंने सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड किया। और ये लोग कहते हैं कि अपना टीम स्ट्रक्चर अक्सर पूछ लेते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे पास जो एक्चुअली मैंने जो मेरी काइंडा पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट रही है, वो हमारे मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर रही है, एज अ सीईओ, एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने जब स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ डिपार्टमेंट हायर किए, या हायर करके उनको ट्रेन किया खुद से अपने हाथों से, और अपना विजन उनके ब्रेन में एम्बेड कर दिया, हर डिपार्टमेंट के हेड के ब्रेन में पास कर दिया, उनको अलाइन कर लिया अपने विजन के ऊपर। तो उसके बाद मुझे कोई चैलेंज नहीं आया, हर डिपार्टमेंट के हेड ने अपने डिपार्टमेंट को मेरे विजन के हिसाब से स्टैंड किया, ठीक है। अगर एचआर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, एडमिन की बात करें, या इंजीनियरिंग का जो सबसे मेजर और कोर कंपोनेंट होता है उसकी बात कर लें, मार्केटिंग की बात कर लें, सेल्स की बात कर लें, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, दे वर अलाइंड विद मी एंड दे वर स्ट्रांग इनफ। अगर आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो स्ट्रांग हायर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोई किसी किस्म का चैलेंज नहीं आता है, बिकॉज वो अपने डिपार्टमेंट को खड़ा करना जानते होते हैं। दूसरी चीज जो कि नॉर्मली सीईओ जो हैं वो, या ओनर्स जो हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, एज अ सीईओ मैंने कभी भी ग्राउंड लेवल पे जाके इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की चीजों के अंदर। आई ऑलवेज rely and trust on my head of departments, and head of departments are actually the ones जो कि ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ है उनके साथ जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को।
and they are responsible to get and give the outcome and productivity. तो अगर आप खुद से ग्राउंड लेवल पे चले जाएंगे तो फॉर एग्जांपल अभी राइट ना अगर 500-600 रिसोर्सेज है मेरे पास तो इट इज impossible to manage everyone independently and individually. So you have to rely on your top tier, and then top tier have to rely a tier under them, like for example managers, and managers then need to actually work on. तो ये hierarchy is very important. हायरार्की के ऊपर जो है ना, जब भी आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो डे वन से आपको हायरार्की को ज़हन में रखना होता है. हो सकता है कि डे वन पे आपके लिए इतनी डीप हायरार्की ना हो सकता है पहले सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो और नीचे डायरेक्ट स्टाफ हो. बाद में आपको मैनेजर्स की जो है वो एक टीयर ऐड करनी पड़े, फिर बाद में हो सकता है टीम लीड्स की टीयर भी ऐड करनी पड़ जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन फर्स्ट ऑफ वेरी ऑल आप अगर सीईओ हैं तो आप बेस्ट नहीं हो सकते सेल्स में, एचआर में, मार्केटिंग में, इंजीनियरिंग में, सारी चीजों में आप बेस्ट नहीं हो सकते. ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू रिलाई ऑन बेटर रिसोर्सेज. आपसे भी बेहतर रिसोर्स. एचआर का रिसोर्स है, एचआर का हेड है, वो आपसे भी बेहतर होगा एचआर के अंदर. इंजीनियरिंग का तो आपसे भी बेहतर होगा इंजीनियरिंग के अंदर. और अगर फाइनेंस का बंदा है तो वो आपसे ज्यादा फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझता होगा. तो रिलाई ऑन देम एंड लेट देम डू देयर जॉब एंड जस्ट शेयर योर विजन विद देम. ठीक है, आप ऑफ एंड ऑन जो है उनके साथ रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स पे बात कर सकते हैं जरूर. उनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए आपको, बिकॉज यू हैव गिवन द फ्रीडम टू देम. तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई एक्चुअली ट्राई टू वर्क वाइल विद इन्वोजोन. एंड तीसरी चीज जो है वो इन्वोजोन की अगर हम बात करें तो वो ये था कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की तो उन्होंने बड़ा आराम से लिखा हुआ है जो वे आर वर्किंग विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. और नीचे देखें तो PHP, वर्डप्रेस और लारावेल पे काम कर रहे होते हैं. कटिंग एज but InfoZone really started working with the cutting edge technologies. Really cutting edge का मतलब ये है कि इसी blockchain के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, वो रिलेट कर लेगा कि आपका जो विजन था इन्वोजोन का और आपका पर्सनल, आपने अपने कोई गोल बनाए होंगे, अपना कोई विजन बनाया होगा, वो भी इसके साथ ऐड कर लें कि आपका इन्वोजोन का विजन, आपका पर्सनल विजन और एक स्टेप्स बनाए होंगे वो भी थोड़ा सा, ताकि जो आपके स्टेप्स के ऊपर आपको देख रहे हैं वो चल रहे हैं, वो जब वो स्टेप्स को देखें उनको उस पर चलने पे आसानी हो. और उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये स्टेप्स ना लिए जाएं विजन के अंदर ही. थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि जो विजन बनाया जाए, विजन बने कैसे. और क्योंकि कुछ हमारी जो आवाम है ना, उनको अगर हम कहते हैं ना कि आपका विजन, पूछते हैं आपका विजन क्या है, उनको यही नहीं पता कि विजन होता क्या है और विजन बनाना कैसे है. वो बस सोच रहे हैं कि उस विजन बनाते हैं, मैंने गाड़ी लेनी है, ठीक है, अब उस विजन को पूरा कैसे करना है ये नहीं पता. विजन एक कह लें कि नंबर्स के ऊपर विजन बनाना, प्लस एक आपका एक लाइफ को ड्रीम को कन्वर्ट करना. और रात को ख्वाब दे के उठते हैं, वो कहते हैं शायद यही मेरा ड्रीम है और इसी को मैंने विजन बना लेना. तो इसको भी थोड़ा सा आप सम अप कीजिएगा. हाँ जी, विजन या ड्रीम is very important, लेकिन at the same time feasibility is also important. अगर एक चीज feasible है नहीं आपके लिए या आप सिचुएशन के लिए तो वो विजन जो है ना is not practical. वैसे तो ड्रीम्स की बात करें या विजन्स की बात करें तो वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल ही होते हैं और क्रेजी होते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको अपनी कैपेसिटी का भी अंदाजा होता है कि क्या आप उस इतने क्रेजी और इम्प्रैक्टिकल विजन को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने कितनी दफा इस तरह ट्राई किया है. ठीक है, अच्छा, अगर कोई ये कहे कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर आज अमेज़न का मुकाबला भी करना चाहे या गूगल का मुकाबला करना चाहे तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस. कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, आपने पहले कुछ किया है नहीं, कोई वेंचर खड़ा नहीं किया, कोई गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे भी कुछ नहीं किया आपने, ठीक है, बना के खड़ा किया. बिजनेस वेंचर की मैं बात कर रहा हूँ. तो आप गूगल का कंपटीशन या अमेज़न का कंपटीशन करने की अगर बात करें तो दैट इज वे अनरियलिस्टिक. तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है. पहले तो होमवर्क करना होता है आपने, फिर आपने कुछ छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना होता है. नेवर इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी एंड एफर्ट्स ऑन द फर्स्ट बिजनेस. पहले दूसरे तीसरे बिजनेस तक आप हो सकता है कि नाकाम हो, अनसक्सेसफुल हो. कीप इन माइंड कि आप अनसक्सेसफुल होंगे, उससे आप लर्न करेंगे और फिर जब तीसरी दफा या चौथी दफा आप स्टार्ट करेंगे तो एट दैट मोमेंट आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि यार मैंने पहली दफा और दूसरी दफा इस वजह से फेल किया था और इन वजूहात की वजह से मैं जो है ना, प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसको सक्सेसफुल नहीं कर सका था. तो आपने एक्चुअली पहले तो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उनसे सीखना है, फेल करना है, और फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी आ जाएगी कि आप जो है ना उसको. अच्छा, इन्वोजोन की अगर विजन की बात करें तो मेरा जो पर्सनल गोल था इन्वोजोन को लेकर वो ये था कि 2 ईयर में मैंने 200 हेड काउंट पे पहुंचना है. दैट वाज इनिशियल. 2019 के एंड पे मैंने डिसाइड किया बैठ के कि जी अब इन्वोजोन को स्टार्ट करना है और मैंने अपने ओन पे करना है. तो मैंने
अपने पास एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, जो मैंने 2014 में 2016 में 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनकी बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर 2 साल में 200 हेड काउंट पे चला जाऊंगा और एक स्पेसिफिक रेवेन्यू अमाउंट भी उसके ऊपर चला जाऊंगा, तो मेरे ख्याल में मैंने अपना जो है वो गोल अचीव कर लिया है। मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, पहुंच जाऊंगा जहां तक मैं। लेकिन लकीली बाय द एंड ऑफ 2 ईयर मैं 200 की बजाय 500 हेड काउंट पे था। तो दैट एक्चुअली मेरा गोल थोड़ा, नॉर्मली गोल्स एम्बिशियस होते हैं, आप ओवर जो है ना होके गोल सोचते हैं। मेरा गोल थोड़ा सा जरा अंडर एस्टिमेटेड था, तो उस वजह से गोल, लेकिन हम गोल से 2.5x जो है ना वो ज्यादा चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप गोल तक पहुंच पा रहे हैं, या गोल तो एक चेक मार्क है या चेक पॉइंट है या बेंच मार्क है, जिससे नीचे या ऊपर आपने जाना होता है। अगर आपने 70-80% भी अपने गोल को अचीव कर लिया है तो मेरे ख्याल में आप सक्सेसफुल हैं। और अगर आपने गोल पूरा का पूरा अचीव कर लिया तो बेहतरीन है, और अगर आप ओवर चले गए तो आउटस्टैंडिंग है। तो नॉर्मली पहले तो आप अपने गोल सेट करना होता है, तो गोल को सेट करते हुए थोड़ा सा जरा रियलिस्टिक रहना होता है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना होता। खास तौर पे जब आप पहले पहले स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आपके पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप इतनी दफा गिरे नहीं है अपने, अभी पहला पहला जो है ना आपका या स्टार्टिंग के फेजेस हैं, तो पहले तो होमवर्क करें, पूरे का पूरा स्टडी करें कैसे चल रहा है, और उसको फिर एक्सपेरिमेंट करें छोटे लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके। ये ना देखें कि आप फलां कंपनी ने इतने महीनों में इतने सालों में ये कर लिया। जैसे मैं इन्वोजोन की भी बात बता रहा हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 साल में हमने ये सक्सेस अचीव, इट इट्स नॉट रियली ट्रू एक्चुअली। स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 2014 से, ठीक है ना। तो किसी ने नहीं देखना 2014 से 2016 में 2017 में क्या चल रहा था, उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, उसको किसी ने नहीं देखना है। जो लोगों ने देखना वो 2019 के आखिर से ऑनवर्ड देखना है। तो एक्चुअली इट इज अ हिस्ट्री ऑफ 7-8 years, नॉट 2 years। तो आप दूसरों को देख के अगर ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इतनी ओवरनाइट सक्सेस, तो इट इज नॉट ओवरनाइट इवन फॉर देम एज वेल। तो बिलीव करेंगे ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होता। आपने भी एक ऑर्गेनिकली अगर ग्रो करना है तो आपने एक टाइम लेना है, आपने टाइम के बाद ही चीजों को जो है ना उस स्टेज पे लेके जा सकते हैं। आपको जो है ना होमवर्क करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, गिरना है, लर्न करना है, एंड देन उसके बाद आपने अपने गोल को, अपने एम्बिशन को रियलिस्टिकली सेट करना है, और रियलिस्टिक सेट करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि 70-80% तक आप अचीव कर लें। 100% कर लें तो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन 70-80 भी कर लेते हैं तो, और इसके अलावा अपने टाइम टू टाइम अपने गोल को रिवाइज भी करना होता है। आफ्टर अ ईयर आपने एक एनुअल गोल सेट करना ज्यादा आइडियल रहता है कि आफ्टर एवरी ईयर यू डिसाइड कीजिए अगले एक साल में मैंने ये करना है। अच्छा, विजन की जहां तक बात है, तो विजन में मैंने ये डिसाइड किया था कि इन्वोजोन उन चीजों पे काम करेगी जिन पे कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग वाज पार्ट ऑफ द विजन। और ये हमेशा जब भी आप कोई ना कोई क्रेजी इंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो उसने उसी चीज पे काम किया होता है जिस पे कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा होता, या रेयरली काम कर रहे होते हैं लोग, बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं, और इतने ज्यादा उसमें जो है ना वो रश नहीं होता, कंजेशन नहीं होती है। तो जहां पे कंजेशन हो जाती है, जहां पे रश हो जाता है, कोई अच्छा इंटरप्रेन्योर आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी भी कहते हैं इसको। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप ऐसा क्या बेच सकते हैं जो दूसरा बंदा नहीं बेच सकता। और हर चीज में यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालना बहुत आसान है, कोई बड़ा मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है मकई का भुट्टा भी बेच रहे हैं, तो आप एक सड़क के किनारे रेडी भी लगा के खड़े हुए हैं, तो इवन यू कैन इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इनटू दैट। हाइजेनिक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, हाइजेनिक बॉक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपना कुछ, तो बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं हर चीज के अंदर। तो एक्चुअली द पॉइंट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट विजन का पार्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग प्रिसाइजली। इसके अलावा सिचुएशन टू सिचुएशन बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी के पास फाइनेंसिस खुले होंगे, किसी के पास फाइनेंसिस नहीं होंगे, किसी के पास फाइनेंसिस इज नेवर ब्लॉकर। अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं है तो आप पहले सर्विस ऑफर करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी स्किल्स की बेसिस के ऊपर, और जैसे जैसे आप स्किल्स की बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएंगे, आपके पास फाइनेंसिस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किल्स भी पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी, और आपको एक डायरेक्शन भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी से निकले या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वहां से निकले और आपने कल को सोच लिया जी मैंने आज अपना वेंचर खड़ा करना है। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू एक्चुअली नीड टू प्रोवाइड सम सर्विसेज। मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने 6 साल तकरीबन जॉब की है। 6 साल मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कुछ 6 सॉफ्टवेयर हाउसेज में 6 साल जॉब की। और मेरा तो पर्पस ये था कि जब भी मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाता था, 1 साल उधर मैंने स्पेंड करना होता था, आगे मूव ऑन कर जाता था। I was trying to understand and learn the environment problems and how those software houses and software companies are handling things। कैसे वो क्लाइंट लेके आ रहे हैं, कैसे वो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कैसे वो क्लाइंट्स को रन कर रहे हैं,
डेवलपर कैसे ऑन बोर्ड हो रहे हैं, डेवलपर कैसे ऑफ बोर्ड हो रहे हैं, कैसे उनसे काम लिया जा रहा है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर क्या है, किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट उन चीजों को कैसे देखती है। तो ये सारी चीजें लर्न करना मेरा पर्पस था। तो अगेन आप डे वन पे एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हैं, या तो आप उसको ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर आप किसी के पास जाके उसको लर्न करते हैं, देन यू ऐड योर स्पाइसेस, अपना मिर्च मसाला उसमें ऐड करते हैं, देन वो आप अप्लाई कर देते हैं अपने वेंचर पे। ग्रेट। अच्छा, आपने अपनी जर्नी के अंदर ना काफी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की हैं, तो आप इनको कंफर्टेबल चीजें भी कर लेके चल सकते थे, आप कंफर्टेबल लाइफ को भी जी सकते थे कि मैं जॉब करूं और मेरी 8 लाख 10 लाख जो है ना वो सैलरी हो, और मैं इजीली जो है ना कंफर्टेबल लाइफ गुजारूं अपनी मदर के साथ। उन्होंने मुझे लाइफ में सपोर्ट किया है, और मैं चलो 8-10 लाख रुपया कमा रहा हूँ उनको भी दूं और आराम से बैठो। मुझे क्या झंझट जरूरी पड़ी है कि मैं बिजनेस खड़ा करूं और एक टाइकून बनूं और एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दूं कि जो पाकिस्तान में एक स्टेप आगे लेके चल रहा है, पाकिस्तान में सेट कर रहा है, ट्रेंड सेट कर रहा है। तो ये आपने क्यों आउट ऑफ द बॉक्स क्यों गए, आपने कंफर्टेबल पाथ क्यों नहीं चूज किया? हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा इधर हाईलाइट कर दूं। मेरी जो लास्ट जॉब थी जो मैंने क्विट की इन्वोजोन से पहले, आई वाज प्लेइंग अ रोल एज अ सीटीओ ऑफ अ ब्लॉकचेन एजेंसी इन यूएस रिमोटली। पाकिस्तान से सीटीओ का रोल प्ले कर रहा था। एक यूएस कंपनी थी, उनके स्टार्टअप था एक्चुअली उसमें। एंड माय मंथली सैलरी वाज 20,000 यूएसडी। मतलब आज के दिन में कोई 40 लाख रुपए महीने के सैलरी, दैट वाज जस्ट सैलरी। उसके बाद इक्विटी होती है जब आप यूएस कंपनी के साथ काम करते हैं, खासतौर पर स्टार्टअप्स के साथ, तो वो आपको इक्विटी भी ऑफर करते हैं सैलरी के साथ, जो कि 2-2.5% भी होती है, 10% तक जाती है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगर ब्लॉकचेन कंपनी के साथ आप काम करें, ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ, तो हर ब्लॉकचेन स्टार्टअप एक कॉइन इंट्रोड्यूस करवाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उस क्रिप्टो कॉइन का भी आपके पास शेयर होता है समहाउ। और इसके अलावा और बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं। तो माय लास्ट सैलरी, माय लास्ट जो है ना वो जॉब जो थी वो मेरी 20,000 USDs पर मंथ मेरी सैलरी थी, अदर देन एवरी वर्क एंड प्रिविलेज जो भी मैं, आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ सीटीओ। मगर पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि अगर मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो व्हाई नॉट आई क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। अब मैंने अगर फैसलाबाद में ऑफिस बनाया है, अगर मैं कराची में, या मैं इस्लाम बिलीव करें इस्लामाबाद वाले ऑफिस की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। व्हेन आई सी केपीके, हमारा पिशावर एंड दैट एरिया, वहाँ के रिसोर्सेज इतने आउटस्टैंडिंग रिसोर्सेज हैं, बट दे आर नॉट हैविंग इनफ अपॉर्चुनिटीज। उनको सबको लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं आना पड़ता है। तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज माय मोटिवेशन बिहाइंड द सीन वाज टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। मैं अकेला स्टैंड अलोन हो सकता है कि बहुत हैप्पी एंड बहुत कंफर्टेबल लाइफ के अंदर था। नंबर वन इज व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर कम्युनिटी, तो दैट इज इट इन इटसेल्फ मोटिवेशन। आपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एंड द रेवेन्यू, मनी, सक्सेस, दिस एंड दैट जो भी बाकी चीजें हैं, दीज आर द साइड आइटम्स। जब आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं तो साइड आइटम्स के तौर पे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट रनिंग एन एनजीओ, लेकिन स्टिल अगर मेरे पास 500 लोग काम कर रहे हैं, तो 500 लोग और उनकी फैमिलीज, दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विद मी फाइनेंस फॉर द फाइनेंशियल नीड्स, ऑल्दो दे आर डूइंग द जॉब्स, ठीक है, बट स्टिल जॉब्स क्रिएट हुई उनके लिए, तो वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं आज मेरे साथ। अदर देन दैट, अगर हम वेंचर की बात करें, तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, कुछ कुछ लोग क्रेजी होते हैं, कुछ लोग, उनको एक्चुअली अगर हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करें तो एक कीड़ा होता है उनके अंदर जो कि उनको सुकून से नहीं बैठने देता, ठीक है, जो उनको एक्चुअली पिच करता रहता है, पुश करता रहता है कि यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन जो एक कंफर्ट जोन में रहे। और वो कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, वो जो मर्जी कर लें, आप उनको कहें यार सुकून से बैठो, क्या मसला है तुम्हें, दे वुड नॉट लव टू। वो कम कमाएंगे, लेकिन वो जाके किसी ना किसी पंगे में जरूर पुट डाले रखेंगे अपने आप को, और उसकी आउटकम और तरीके से निकल रही होती है। अर्निंग इज नॉट समथिंग, मनी इज नॉट समथिंग दैट इज द रिटर्न। तो मेरे ख्याल में अगर तो आपके अंदर वो क्रेजीनेस है, वो एक्चुअली एक किक है जो आपको जो है ना कंटिन्यूअसली अप रखती है, तो वो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई हल नहीं है अदर देन कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, अच्छा, ठीक है। वहाँ तो पे अब नाउ ये जो किक है इसमें ऐड कर ले, इसमें क्वेश्चन ऐड कर ले कि ये जो किक है हमने इसको फाइंड कैसे करना है, क्योंकि हमें तो किक फाइंड करने में भी टाइम लग जाता है ना। हमें पता होता है कि यार शायद हम कुछ नए नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ करने के लिए बने हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, हम कंफ्यूज होते हैं। जी जी, अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि पाकिस्तान में खासतौर पे और हमारे इधर एशिया वाले साइड पे, जिस चीज में आप बेस्ट होते हैं, आप उसी में ही कुछ ना कुछ निकालते हैं, ठीक है। मतलब
बेस्ट कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको टीचिंग आती है, अगर आपको सेलिंग आती है, अगर आपको बेचना आता है लेट्स से, और अगर आपको सिखाना आता है। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स देखे हैं ऑनलाइन, वो बैठे हुए हैं और दे आर ट्रेनिंग वेरी वेल, बहुत जबरदस्त तरीके से वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अगर अगर आपको ई-कॉमर्स आता है, आपको बेचना आता है ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन भी बेचना आता है तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने अपनी स्किल पहले तो आइडेंटिफाई करनी कि मैं क्या बेच सकता हूँ, मैं क्या कर राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं कुछ बेच सकता हूँ? क्या मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ? क्या मुझे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मेरे ठीक है, मतलब मुझे कलर्स की समझ आती है, मुझे जो है ना कर्व्स की समझ आती है, बॉक्सेस की समझ आती है, पॉलीगॉन्स की समझ आती है। क्या मैं गेमर हूँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, तो मतलब गेम खेलना अगर आपको पसंद है तो आप गेम डेवलप करना भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो हर आपने एक्चुअली आइडेंटिफाई करना होता है कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है और उसी चीज के अराउंड आप खेलते हैं। अगर आपको जो है ना हो सकता है कि शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद हो, इवन इस शॉपिंग करने वाले कॉन्सेप्ट को भी आप ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको क्योंकि शॉपिंग करना पसंद है, आपको पता है किस तरह की चीजें लोग बाय करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जाके एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं या किसी मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप को लिस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने शौक को या अपनी इंटरेस्ट को देखना होता है, उसके बाद आपने उसको तो कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है बिजनेस आइडिया के अंदर, प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शनल बिजनेस के अंदर। तो दिस इज, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब मैं 18-18 घंटे भी प्रोग्रामिंग कर लेता था। और जब तक कोई क्या कहते हैं, किसी दिन अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ते थे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बग में किसी में स्टक नहीं होते थे, तो उस दिन जिंदगी का मकसद ही लगता था है ही कोई नहीं, मकसद ही कोई नहीं है, ठीक है? जिस दिन हम फंस जाते थे, जिस दिन स्टैक ओवरफ्लो के 15 टैब खुले होते थे हमारे वेब ब्राउजर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन रिलेटेड 15 टैब्स खुले होते थे जब हमारे ब्राउजर के अंदर, तब लगता था हाँ यार जीने का कोई मजा आ रहा है, ठीक है? और तब तक खाना भी नहीं खा रहे, तब तक आप उठ के जा भी नहीं रहे कहीं, जब तक वो बग फिक्स नहीं हो जाता। तो दिस काइंड ऑफ, तो मेरा पैशन या मेरा जो मेरे मुझे जो एक्चुअली मोटिवेट कर रहा था तो वो ये था। हर बंदे का अपना अपना वो पॉइंट ऑफ द कंटेंट, वो क्या कहते हैं, स्टोरी होता है। एंड इफ यू आइडेंटिफाई दैट एंड देन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म इट इनटू ट्रांजैक्शनल मैटर, और उससे ट्रांजैक्शनल मैटर में जब आप कन्वर्ट कर लेते तो बिजनेस आइडिया बन जाता है। अच्छा, आप जो मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको अपनी लाइफ में कहाँ देख रहे हैं कि आप आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई किसी मेंटोर के साथ, आपने कोई मेंटोरशिप, मतलब कहते हैं ना कि पीर फकीर का हाथ पकड़ो तो तर जाओगे, तो वो इस फील्ड के अंदर हमारा कोई पीर फकीर पकड़ना जरूरी है, या आप कहते हैं कि उसके बगैर हम अदर चीजों को देखते हुए भी हम कर सकते हैं, या इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगेन मैं कमिंग बैक आई विल रीइटरेट द सेम थिंग। दूसरों से सीखने में आप बहुत फायदा है। दूसरों से सीखने में फायदा ये है कि आपने वही एक्सपेरिमेंट करके खुद नाकाम नहीं होना। आपको पता चल गया कि ये चीज काम नहीं करती, ये चीज काम करती है, तो दूसरों से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव योर एफर्ट, एनर्जी, पैसा, बहुत कुछ बचाएगा इससे, आपका बचेगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम एक बंदे को अपना आइडियल कंसीडर कर लेते हैं और हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। डोंट पिक वन फॉलोअर, जहां से भी जिस भी बंदे से आपको। और दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक्स पर्सन की सिचुएशन चल रही है और उसका काम चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी भी चलेगी, बिकॉज उसकी और आपकी सिचुएशन में फर्क हो सकता है, बैकग्राउंड में फर्क हो सकता है, ठीक है? और हो सकता है कि वो पोर्ट्रे कुछ और कर रहा हो, दिखा कुछ और रहा हो, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और हो, एंड ये भी होता है। तो वो बिहाइंड द सीन तो उसने तो अपना सिलसिला चलाया हुआ है, लेकिन आपका नहीं चलेगा, क्योंकि वो सीक्रेट सॉस, सीक्रेट रेसिपी नहीं बता रहा आपको। तो कोई बहुत रेयरली होता है कि लोग सीक्रेट सॉस एंड रेसिपी बता दें। मगर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज कि आपने कभी एक बंदे से लर्न नहीं करना है। ट्राई टू फाइंड as many as you know mentors or as many as influencers, जो रियल लाइफ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने वाकई काम किया है, उनकी लाइफ्स को, उनकी बायो को, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करने में, या उनको पढ़ने में, सुनने में, समझने में, देखने में, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। दिस वे यू विल लर्न अलॉट। तो मेरे ख्याल में मेंटर्स होने चाहिए मोर देन वन, और उनको आपने स्टडी भी करना है और फिर आपने रिलेट करना अपनी सिचुएशन के साथ। ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते आप हर चीज को। अगर मैंने एक पाथ पे चलते हुए सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगी, हो सकता है उसमें से चंक्स जरूर काम कर सकते हैं। एज इट इज पूरा पाथ काम नहीं करेगा, रोड मैप काम नहीं करेगा आपके लिए। सही। जो मेंटोर होता है ना, उसका बेसिक काम जो मुझे फील होता है वो ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी करना, कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं वो उसको आप अकाउंटेबल ठहराते हैं। एक मेंटोर आपको अकाउंटेबल कर देता है उसके ऊपर ना, आपकी चीजों को मैयर कर रहा होता है। तो अगर हम एक
मेंटोर स्पेसिफिक रख लें और बाकी मेंटोरशिप जो है ना, मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ, जिस तरह भी मैं अगर अपने मेंटोर मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा मेंटोर यूट्यूब भी है, मेरा मेंटोर गूगल भी है, मेरा मेंटोर गूगल के ऊपर मल्टीपल फेसेस हैं, यूट्यूब पे मल्टीपल फेसेस हैं जिससे मैं सीख रहा हूँ, ब्लॉग्स हैं, लर्निंग्स है, और मेरे एनवायरनमेंट है, मुझे सिखा रहा है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का पार्ट है, मतलब डिफरेंट मेंटोरशिप आ रही है। लेकिन मुझे एक पर्सन अपनी फील्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा कि मतलब ये मेरा फील्ड का पर्सन है और उसने कुछ अचीव किया है, और ऑब्वियसली मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसको मॉडल करके अपनी अमेंडमेंट्स करके, मैं जो चीजें मेरी लाइफ की डिफरेंट है, उसकी लाइफ की डिफरेंट है, मैं उसको एक न्यू वे दे सकता हूँ अपनी उस वे के ऊपर, उस मेंटोर को देखते हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास ना अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप मुझे तीन तीन चार चीजें मुझे देते हैं कि ये एक मेरा वे है, एक ये मेरा वे है, एक ये मेरा वे है, इसमें मुझे बता दें कि आप क्या मुझे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे मेंटोरशिप लेनी चाहिए, मेरे पास ये तीन तरह के जो है ना वो लाइफ आगे हैं, गोल्स हैं, विजन्स हैं, या तीन तरह की लाइफ से कैरियर से डिफरेंट पांच तीन चार डिसाइड किए हुए होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता कि हमारे रिलेटेबल कौन सी चीज है, वो डायरेक्टली हमसे आके पूछ रहे होते हैं कि हमारा जो लाइफ कैरियर है, लाइफ गोल्स बता दें, ठीक है। अब मतलब मुझे नहीं पता उसके बैकग्राउंड किस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, और वो मुझे पूछ रहा है आके, अब मैं तो अपनी स्टोरी उसको सिर्फ बता सकता हूँ कि ये मैंने किया है, इसको तो मॉडल करके देख लो। तो एक मेंटोर की इस चीज के ऊपर हमें क्या आपके माइंड में आता है कि हम क्या उससे सीख ले सकते हैं? देखिए आपकी बात बड़ी वैलिड है। अगर एक मेंटर ऐसा है जो कि आपको सिखा भी रहा है, आपको सिर्फ बता भी रहा है और हैंड होल्ड भी कर रहा है, जो आप अकाउंटेबिलिटी की बात, मेरे ख्याल में इसको हैंड होल्ड कहना ज़्यादा मुनासिब यस। रहेगा। तो आपका हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करे तो दैट ऐसे मेंटर का तो काइंड एक नेमत कंसीडर किया जा सकता है कि यार ऐसा मेंटर अगर किसी मिल जाता है जो कि आपको हैंड होल्ड कर रहा है, तो मेरा ख्याल उसको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उससे डिस्कशन करनी चाहिए। और कभी आप उन पर्सपेक्टिव्स को नहीं सोच सकते जो कि वो सोच सकता है, तो जब आप उसके साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपके सामने अच्छा इसके अलावा एक गट फीलिंग होती है जब आप किसी भी मेंटर के साथ अटैच होते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो आपकी गट फीलिंग होती है कि क्या वो मेंटर आपको सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो आपने मुझसे पूछा जी, मशवरा किया जी, मैं ये करना चाह रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, मैं कहूँ हाँ जी या नहीं, ठीक है, यस और नो का आंसर कर दूं। या दूसरा यस। आइडिया ये है कि मैं हाँ के साथ उसकी रीजनिंग भी दूं और ना के साथ उसकी रीजनिंग भी दूं, पूरी रीजन और प्रॉपर प्रोज और कॉन्स के साथ। और मैं आपको बताऊं कि जी अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये फायदे हो सकते हैं, और इसकी एग्जाम्पल यहाँ यहाँ से मिलती है, फलां बंदे ने ऐसे किया है, और वो आपको रियल लाइफ में भी मिल जाएंगी चीजें। तो यस, आई एम द इफेक्टिव मेंटर। और अगर मैं सिर्फ इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ पीवी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट आई डोंट बिलीव कि जी आप ऑर्डर कर रहे होते हैं कि नो, तो उसको मेंटर मैं नहीं कंसिडर करता। यस, अगर मेंटर ऐसा है जो कि हैंड होल्ड कर रहा है, आपको रीजन दे रहा है, लॉजिक दे रहा है, और प्रोज एंड कॉन्स के साथ अवेयर करके आपको कह रहा है कि जी अब आपने डिसाइड, एक्चुअली तो डिसीजन उसी बंदे ने करना होता है। और जब आपने उसको ब्राइट एंड डार्क साइड दोनों दिखा दी, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है डिसीजन मेकिंग। एज अ मेंटर आप दो काम कर रहे हैं, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है, कि उसको डिसीजन लेना सिखा रहे हैं कि कैसे डिसीजन लेना है। एट द सेम टाइम उसको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि यार इस काम की ये डायरेक्शन। सही। जबरदस्त। अच्छा, हम अब थोड़ा सा टर्न करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसके ऊपर हम जरा आते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये टेक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की भी और ग्लोबली, आप देख भी रहे हैं और आप खुद भी चैंपियन कर रहे हैं कि ग्लोबल इंडस्ट्री में टेक का, और इसको रिलेट कर लें थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ये दो डिपार्टमेंट्स वगैरह बहुत काफी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इन 5 ईयर्स, इन 50 ईयर्स? ऑलराइट, जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा कि इस वक्त जो हमारा एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको 15-16 डिवाइसेस से वो घिरा हुआ है, डिजिटल डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एसी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, हेड, ये एयरपॉड्स, दिस दैट। तो उसके पेरेंट्स, वो खुद भी उसके घर में हर चीज, ओवन है, फ्रिज है, हर चीज, इवन टम्बलर भी, मतलब पानी पीने वाला या चाय पीने वाला एक ग्लास भी है, उसमें भी छोटा सा डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वो लगा हुआ है, डिवाइस लगी हुई है। तो डिजिट एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू, अब कब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम जो है ना वो टैक्सियां या बाइक्स या फूड डिलीवरी, ये सारी चीजें जो है ना हम पाकिस्तान में और इवन छोटे शहरों में भी या मिड साइज के शहरों में भी ये सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। लेकिन हम कर रहे हैं ऑनलाइन बैठे, फूड पांडा पे ऑर्डर कर रहे हैं, उबर क्रीम मंगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इतने ज्यादा जुड़ गए हुए हैं कि डिजिटल हुए बगैर हम नहीं रह सकते। दैट इज द नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग इज
कि डिजिटल इज द नेक्स्ट हर बंदे के लिए ये जो है ना काइंड ऑफ मस्ट हैव थिंग हो जाएगी, ये हो गई हुई है ऑलरेडी ही। अगर आप सोशल मीडिया पे, बल्कि अब जो है अगर आप फेसबुक ना यूज करें, सर्फ ना करें या लिंक्डइन सर्फ ना करें, तो आपको 2-3 दिन ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि यार जिंदगी में पता नहीं बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस आ गई हुई है, बिकॉज एग्जैक्टली। आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो डिजिटल वर्ल्ड जो है ये आप इससे तो अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग। अब आगे मार्केटिंग की अगर बात कर लें, तो मार्केटिंग का जहां तक एजेंडा है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, या जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, वो चीज अगर दुनिया को पता नहीं है कि आप ये बेच रहे हैं, तो वो कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं और खाना पका के बेच सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई कस्टमर नहीं आता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आप एक बहुत अच्छा खाना पका के बेच सकते हैं। आपके पास आईफोन या आपके पास किसी स्मार्टफोन की कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन्वेंट्री पड़ी हुई है और आपने किसी को बताया ही नहीं है कि जो है ना ये चीज मेरे पास इन्वेंट्री में अवेलेबल है, तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, राइट। तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि जब तक आप इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं फैलेगी। अगर इन्वोजोन की भी बात करें तो वेरी स्टार्टिंग की, हालांकि सॉफ्टवेयर हाउसेज की के अंदर मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की खासतौर पे टीम्स की समझ नहीं आती। मतलब एक तो होता है कि आप कस्टमर को ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, दूसरा ये होता है कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्वोजोन में मेरी जो स्टार्टिंग की टीम थी, उसमें वेरी स्टार्टिंग की टीम्स में मार्केटिंग की टीम थी, जो कि मैंने डे 1 से स्टार्ट की थी, और उनका काम था कि इन्वोजोन को मार्केट करना, पब्लिश करना मार्केट के अंदर, और डिजिटल मार्केट के अंदर, नॉट इन द कहीं पे आपको बैनर, फ्लैक्स और बिलबोर्ड्स लगे हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो आपको ऑर्गेनिक और एड्स दोनों साइड्स पे उसकी मार्केटिंग होती नजर आ रही होती है। तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज डिजिटल मार्केटिंग इज द कोर ऑफ एवरी बिजनेस कल को, बिकॉज हर बंदा सोशल मीडिया पे है। जैसे हमने बात की कि सोशल मीडिया यूज किए बगैर आप रह नहीं सकते हैं, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी को भी बड़े आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता है। अगर आप बिलबोर्ड लगा देंगे तो वो आप उससे ऑडियंस को सेगमेंट नहीं कर सकते, ये बिलबोर्ड किसके लिए, खवातीन के लिए, सिर्फ मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग, किसके लिए। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ये सेगमेंट भी लगा सकते हैं, ये सेग्रीगेशन लगा सकते हैं कि ये एड सिर्फ इन लोगों के लिए है और वो उन्हीं को ही नजर आएगा। खवातीन के लिए तो बात करने की है कि और स्पेसिफिक हो गया जब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गया। और इस ये तो मैंने सिर्फ वेरी रॉ और शैलो लेवल पे बताया है, इस तो डीप जाए तो बहुत डीपर लेवल तक आप जा सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड जो है ना वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है, एफर्ट्स भी बच रही हैं, टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, बहुत सारी चीजें बच रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर फ्यूचर नहीं है, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म्स, गूगल, दिस एंड दैट। जी सही। अच्छा, इसमें आप जो गैप है, अब न्यू कमर्स जो है ना वो देख रहे हैं कि शायद मार्केट में ना काफी ज्यादा लोग आगे हुए हैं, मेंटोरशिप भी लोग दिखा रहे हैं, लोग कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं, गुरुज भी सामने आ रहे हैं, और मतलब एक किस्म का उनको लगता है कि शायद फ्लक्चुएट कर ली हुई है मार्केट। तो इसमें आपको क्या लगता है कि गैप है मार्केट में स्टिल, न्यू कमर्स के लिए कोई चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर, बोथ इन टेक, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मार्केटिंग? स्पेस तो है बहुत ज्यादा। उसकी रीजन ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़ी अनरिलेटेड सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं कपड़े की मार्केट के अंदर और वहां पे कपड़े की शॉप्स 10-15 बनी हुई हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप अपनी 16वीं शॉप वहां पे खोल लेंगे दुकान कपड़े की, तो वो आपकी नहीं चलेगी? डेफिनेटली वो चलेगी ना। अगली चीज आपने ये देखनी है कि व्हाट बेटर यू कैन डू, जो कि 15 लोग नहीं कर रहे, आप उनसे बेटर कैसे जा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा गैप है, जो कि फिल किया जा सकता है। लोग कर रहे हैं, मगर उनकी क्वालिटी और उनकी जो काइंड ऑफ जो है ना उनका स्टडी और नॉलेज उतना कीन और उतना डीप नहीं है, ठीक है। जो कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, उनको, जैसे मैंने ऑडियंस सेगमेंटेशन की बात की है, ये भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप किस लेवल पर जा सकते हैं। आपका एड या आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट है, जब बंदा स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक को या लिंक्डइन को या ट्विटर को या यूट्यूब पे भी या जहां पे भी स्क्रॉल करते हुए, वो आपको रुकना चाहिए उसको वहां पे जब आपका एड नजर आ रहा है, जहां पे आपका एड नजर आ रहा है। अगर तो आपकी एड कॉपी और एड जो है ना ग्राफिक्स इतने इस तरह से आपने डिजाइन करे, तो स्पेस तो बहुत ज्यादा है।
ठीक है, अब बहुत अनोइंग जो है ना डिजिटल मार्केटिंग भी आ रही है, लोग बड़े फिजूल तो स्पेस तो है, और जो गुरुज हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वेल सबको एक ही कैटेगरीज में, एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ जस्ट उन्होंने जो है ना वो अपना घर चलाने के लिए वो ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, और कुछ जो है ना वो मीडियोकर लेवल के भी हैं। तो ये अगेन वो गट फीलिंग है, जैसे हम मेंटर की बात कर रहे थे, तो मेंटर को से बात करके पता चल जाता है कि ये आपका हैंड होल्ड कर रहा है, उसके पास रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, और वो उसका बैकग्राउंड सॉलिड है, सब बात करके गट फीलिंग आ जाती है कि ये जो मेंटर है वो ठीक है या नहीं है। तो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज के मेंटर्स यस, मगर अगेन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम मेंटर। नंबर 2, स्पेस, यस स्पेस बहुत ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मगर आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे बाकियों से स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं आप। सही। अच्छा, अभी हमारी जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का, वो मेटावर्स के ऊपर जो है वो एक सीन लेके जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो है, अभी पाकिस्तान में उतनी अडॉप्शन नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें आप क्या स्कोप देख रहे हैं? क्या ये वाकई ही ये गेम चेंजर होगी मेटावर्स इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट? ये टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आप इस पे काम भी कर रहे हैं मेटावर्स के अंदर, तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो ये रिलेटेबल है आई थिंक सो इन तीन चीजों के जी, ऊपर। अच्छा मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दूं, खास तौर पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये मार्केटिंग का फ्यूचर किस तरफ को जा रहा है। एक होलोग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टाइम से इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है ऑलरेडी। होलोग्राम में क्या होता है कि लाइट के साथ आपको 3D में एक इमेज दिखाया जाता है, जिसमें एक काइंड ऑफ 3D पूरा स्ट्रक्चर या मॉडल दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जूता बाय करना है, तो आप जूता रियल में या फिजिकली वो वहां पे नहीं पड़ा हुआ होता है, एक्चुअली वो लाइट के साथ उसका सिर्फ इमेज बनाया हुआ होता है। आप उसको घुमा के देख सकते हैं, आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ट्राई ऑन का कॉन्सेप्ट दूसरा है। ट्राई ऑन में ये है कि आप एक स्क्रीन के सामने खड़े हैं और आप अपने हाथ के इशारे से जो है ना वो ड्रेस इधर इधर कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आप मेकअप चेंज कर रहे हैं, अपना मेकअप ट्राई करके देख रहे हैं, आप नेकलेस चेंज, मतलब खवातीन का क्योंकि ज्यादा ई कॉमर्स में जो है ना वो तो खवातीन की प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं हमेशा, तो खवातीन की प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा ट्राई ऑन जो है ना, तो एक जो आप फिजिकली जाके एक शॉप के अंदर ट्राई कर रहे थे चीज, अब वो आप फिजिकली शॉप के अंदर जाके पहन के नहीं देख रहे, अपने घर में बैठे हुए भी वही आप अपने गैजेट के ऊपर ट्राई करके देख रहे हैं कि ये अच्छा, ये मेरे पे ये शर्ट में मुझ पे सूट करेगी नहीं करेगी, ये नेकलेस सूट करेगा नहीं करेगा, ये कैप सूट करेगी नहीं करेगी, सन ग्लासेस सूट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं और मल्टीपल ट्राइज करने के बाद आप किसी एक उसमें से देख लेते हैं। मेटावर्स की जहां तक, अगर ये वो फ्यूचर है जो कि नियर फ्यूचर में जो है ना हम देख भी रहे हैं होता हुआ, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं है अभी। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाला है। जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, उन सब लोगों ने स्क्रीन्स लगा देनी है अपने स्टोर्स के अंदर भी, और अपने वेब के ऊपर भी ट्राई ऑन के फीचर्स जो है ना वो ऐड कर देने हैं, जहाँ पे आपने जाके उनको ट्राई करना है और ट्राई करके आपने वहीं से बाय कर लेना। तो ये वर्चुअल शॉपिंग और वर्चुअल ट्राई ऑन और ये चीजें तो ऑलरेडी जो है ना वो चलना शुरू हो गई हैं। मेटावर्स की अगर हम बात कर लें, तो मेटावर्स के अंदर एक्चुअली आप एक इस यूनिवर्स से निकल के एक और यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं, जिसको वर्चुअल यूनिवर्स कहते हैं। आप एक हेड माउंटेड बॉक्स पर पहन लेते हैं और आप एक और दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इस दुनिया के पैरेलल में एक और दुनिया जो कि वर्चुअल है, जहाँ पे शॉप्स भी हैं, स्टोर्स भी हैं, रोड भी हैं, सड़कें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। आप वो शॉप वहां पे बना भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। और आप एक शॉप के अंदर रहते हुए अपनी प्रोडक्ट्स बाय सेल भी कर सकते हैं, और वो सारी की सारी डिजिटल करेंसी के साथ सेल बाय हो रही होंगी चीजें। और वहां पे आपका एक एवाटार बना हुआ होगा जो कि एक वर्चुअल जो है ना वो इंसान होगा आपकी तरह का ही, आप नहीं होंगे लेकिन एक वर्चुअल इंसान होगा, और वहां पे आप जाके शॉप्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में करते हैं ऐसी शॉपिंग कर रहे होंगे। अब वहां पे दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो एक सिर्फ वो जो चीज है वो वर्चुअल चीज आप बाय कर रहे हैं, वर्चुअल एसेट बाय कर रहे हैं और उसी मेटावर्स के अंदर अंदर रहेगा, या आप एक फिजिकल चीज बाय कर रहे हैं जो कि बाद में आपके घर आपको शिप हो जाएगी। आपने बाय मेटावर्स में की है, ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन वो आपको बाद में आपके घर शिप हो जाएगी। तो सुनने में तो अगर आप कोई बंदा इसको रिलेट कर पा रहा है कि यार ये इस तरह की चीज, तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनी रीजन कि ये चीज पॉपुलर नहीं होगी, ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी और ये चीज दुनिया अडॉप्ट नहीं करेगी। देयर इज नो रीजन। जाहिर है, जब आप एक चीज को देख रहे हैं, किस्म को आप उसको फील कर सकते हैं, तो इससे बेहतर क्या, हर बंदा चाहता है, स्पेशली लेडीज का, जिसने आपने जिक्र भी किया कि लेडीज तो चाहती हैं कि मैं हार्ड, वो उन्होंने कुछ चीज परचेज करी, स्पेशली उन्होंने अगर क्लोथिंग लेनी है, उनको होता है कि मैं फील करके देख लूं कि कपड़े की वो नोयत क्या है, कैसा सॉफ्ट है, वट क्या है, तो उन्होंने इस चीज को भी देखना होता है।
तो जब ये चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली हम लोग जो इसका फ्यूचर देख रहे हैं वो तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। अच्छा, इसमें इसके अंदर मैं ऐड कर लूँ तो आप एनएफटीज भी आ गई हैं हमारा, आगे क्रिप्टो है और वेब 3.0 है। इन इन चीजों को आप कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको, फ्यूचर का फ्यूचर भी देख रहे हैं और अभी करंटली पाकिस्तान मार्केट के अंदर आप क्या देख रहे हैं? आप क्योंकि ग्लोबल भी देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तो उसमें वो गैप भी है हमारा, क्या आपको लगता है इसमें? हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पीछे है क्रिप्टो को लेकर, जो कि इतना होना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन मार्केट को हम जब भी कंपेयर करते हैं तो इंडिया इंडिया के साथ ज़्यादा कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इंडियन मार्केट, इंडिया ने ऑलरेडी उसको रेगुलराइज़ कर दिया हुआ है और वो 30% टैक्स के साथ किया। ऑल्दो 30% टैक्स इज़ टू ह्यूज, टू बिग मनी, बट स्टिल इल्लीगल होने में और लीगल होने में एक स्टेप वो आगे हैं हमारे से, ठीक है? तो बात करने की है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं ऑलरेडी क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो नहीं है तो एनएफटीज भी नहीं है, एनएफटीज के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं है। हमारे गवर्नमेंटल लेवल के सिस्टम्स का जो डेटा है वो सारे का सारा ब्लॉकचेन में जाना चाहिए, ब्लॉकचेन पे होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन जो चीजें आपको ऑफर करता है वो गवर्नमेंटल डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा, बैंकिंग का डेटा, हेल्थ केयर का डेटा और बहुत सारी चीजें आप जो है ना उसको रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तो ब्लॉकचेन इज अ बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन फॉर डेटा स्टोरेज और इम्यूटेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग डेटा स्टोरेज। हम ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी के साथ मिक्स कर देते हैं या एनएफटी के साथ मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। ब्लॉकचेन एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो डेटा स्टोर करती है। वो एनएफटी भी स्टोर कर सकती है, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस भी स्टोर कर सकती है और आपका हेल्थ केयर का डेटा भी स्टोर कर सकती है, फिनटेक का डेटा भी स्टोर कर सकती है, किसी किस्म का डेटा भी स्टोर कर सकती है। तो ब्लॉकचेन का तो यूजेज जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव यूजेज है अगर हम बात करें तो। ब्लॉकचेन के बाद आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज को अगर हम रेगुलराइज करते हैं तो इट्स वेरी पावरफुल थिंग। पावरफुल थिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आज पाकिस्तान में पीकेआर चलता है, इंडिया में आईएनआर चलता है, यूएस में यूएसडी चलता है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो पाकिस्तान में भी बिटकॉइन चलेगा, इंडिया में भी चलेगा और यूएस में भी चलेगा। तो बाउंड्री या बॉर्डर खत्म हो गए जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं। तो बॉर्डरलेस करेंसी की तरफ आप चले गए। फिर आपके पास कोई डिजिटल सॉरी वो आपके पास फिजिकल करेंसी नहीं है जिसको आपने संभाल के रखना है, जिसको आपने चोरी होने से बचाना है। ऑल्दो वो आप बैंक्स के साथ भी कर सकते हैं, बट स्टिल पेपर या कॉइन डेवलपमेंट आपको नहीं करनी पड़ती, पेपर प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ती और आप उससे बच जाते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो ना डिजिटलाइज होना शुरू, क्योंकि आप करेंसी डिजिटल है तो आपकी सारी चीजें डिजिटलाइज होना शुरू हो जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एनएफटी की अगर हम बात करें तो एनएफटी के अंदर हमारी जितनी भी पेंटिंग्स हुआ करती थी या जितनी भी हमारी जो इमेजेस थी या वीडियोस थी या शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स है, रिसेंटली हमने एक एनएफटी प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें एनएफटी प्लेटफॉर्म का आइडिया बड़ा क्रेजी सा आइडिया था। फॉर एग्जाम्पल 1970s की जो मूवीज हैं, जो मूवीज हुआ करती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उनके शॉर्ट क्लिप्स जो कि पॉपुलर हुए बाद में वो शॉर्ट क्लिप्स उन्होंने एनएफटी बना के, एक एक क्लिप को एनएफटी बना के उन्होंने उस मार्केट प्लेस पे सेल करना शुरू किया था और लोग बाय कर रहे थे और अंधाधुंध बाय कर रहे थे। मतलब नॉट ओनली हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड भी। तो उन्होंने हॉलीवुड की 1970s की 80s की वीडियोस, मूवीज के क्लिप्स निकाल निकाल के उनकी एनएफटीज बनाई और उनको सेल किया। और वो तो एनएफटी में अगेन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये सिर्फ एक इमेज ही होगा, एक पेंटिंग ही होगी। नो, पेंटिंग इमेज यस, मगर ऑडियो क्लिप भी हो सकता है, वीडियो क्लिप भी हो सकता है। और इवन हम एक रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे काम करें जिसमें शॉर्ट मोबाइल गेम, छोटी सी मोबाइल गेम्स जो होती हैं वो एनएफटीज हैं, उनको हमने मिंट किया हुआ है एनएफटी के अंदर। सो एनएफटी कैन बी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एसेट जो कि एक्चुअली बिलोंग्स टू यू ओनली। एनएफटी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा एसेट जो सिर्फ आपसे ही बिलोंग करता है, कोई दूसरा बंदा उसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा एक इमेज है, एक वीडियो क्लिप है, तो कोई भी कॉपी करके उसको रेप्लिकेट कर सकता है जितना मर्जी चाहे। लेकिन एनएफटी रेप्लिकेट नहीं हो सकती, वो यूनिक रहेगी और वो आपसे बिलोंग करेगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनएफटी। तो एनएफटीज की भी अगर हम बात करें तो जो एसेट हम फिजिकल बाय किया करते थे वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। तो दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। तो देयर इज नो रीजन व्हाई एनएफटीज या व्हाई क्रिप्टो करेंसी या व्हाई ब्लॉकचेन इज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर। इट इज फ्यूचर एक्चुअली। और अगर आज से 10 साल पहले बात कर लें जब बिटकॉइन वाज वेरी यंग और लोगों ने जो है ना वो 10-10 बिटकॉइन से एक एक पिज्जा बाय किया था, ठीक है, आज वो जो है ना रोते हैं कि यार काश रख लेते तो पता नहीं कितने पिज्जे बाय हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ब्लॉकचेन को। इट इज द फ्यूचर फॉर श्योर। राइट। तो मैंने अभी इसकी हमने स्टोरी सुनी थी जब ये ब्लॉकचेन ऑन टॉप था, तो मतलब एक कोई फॉरनर ही है, पाकिस्तान का नहीं था, कोई फॉरनर था, उसने कहीं गया है पिज्जा शॉप में, अभी जिस आपने बात की शायद उसी को आप रिलेट कर रहे हैं इससे।
जी जी कि वो 10,000 आई थिंक सो उसके पास बिटकॉइन से उतना ही उसका कोई वो बना था, चार्ज हुआ था। उसने वो पिज्जा बिल खाया और उसने कहा जी मुझे नहीं चाहिए बिटकॉइन, मुझे मेरे बच्चों ने पिज्जा खाना है, तुम ये पकड़ो 10,000 बिटकॉइन और ये पकड़ो। और जिस बंदे ने वो 10,000 बिटकॉइन दिए और वो अब का मल्टी यस मिलियनर बन गया मिलियनर जस्ट। यस आई एम रिलेटिंग द सेम स्टोरी एक्चुअली सही। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना हम एनवायरनमेंट को ज़रा स्लो डाउन करते हैं, ये ना हो कि ऑडियंस जो है वो थोड़ी-सी फ़ील करे कि कोई बोरियत-शोरियत हो गई राइट है। तो हम जी जी वापस आते हैं लाइफ़ स्टोरीज़ के ऊपर। अच्छा, इसमें कोई भी सक्सेस स्टोरी होती है ना, उसमें एक फेलियर रे पॉइंट ज़रूर होता है। एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है जिसमें इंसान को कहते हैं ना, वो शहीन उड़ता है ना जब, उसकी वो अपनी परवाज़ लेता है, वो एक दफ़ा पहले नीचे आता है ज़मीन पे, एक उसका फुल फ़ोर्स लगाता है, देन वो वापस जाता है। तो वो लोग समझते हैं कि शायद वो फेलियर है, लेकिन वो हर फेलियर के पीछे एक लर्निंग होती है। तो वो आपका फेलियर पॉइंट क्या था, उससे आपने लर्न क्या किया? राइट मेरा फेलियर पॉइंट ये था जब मैंने सेकंड वेंचर मेरा ड्रॉप हुआ तो सेकंड वेंचर में जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने काफी लो प्ले किया काफी लो आई डोंट वांट टू कोट के हाउ लो दे वर एंड हाउ एक्चुअली चलें थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ हम एक अरबी क्लाइंट का था हमारा कतर का और अरबी क्लाइंट ने हमें स्पॉन्सर करके तीनों को वहां पे बुलाया था और हम टीम के तौर पे वहां पे गए हुए थे और हम जब वहां पे गए उस एक्चुअली तो उसका प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए गए थे हम जब प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे तो हमें तीनों की हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग डेवलप होगी तो उन्होंने दोनों ने ये कहा कि जी आप नया बिजनेस डेवलप करें और हम इसकी प्रोडक्ट को देखते हैं तो जब प्रोडक्ट खत्म हुआ 6 महीने गुजरे तो प्रोडक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा यार ये अब आगे स्पोर्ट चलनी है तो उन्होंने कहा जी ये स्पोर्ट जो आगे चलनी है ना तो ये क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ था उसी अरबी क्लाइंट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने इन्होंने सोचा कि यार ये सारी चीजें जो नया बिजनेस है वो भी फुरकान ने डेवलप किया और ये वाला जो करंट बिजनेस है ये भी हम जो है ना तो उन्होंने थोड़ा सा जाके ना मैनिपुलेट करने की कोशिश की अरबी को कि यार ये आप जो है ना नया कॉन्ट्रैक्ट या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे हमारे साथ कर लें फुरकान के साथ ना करें और क्यों ना करें क्योंकि ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स हालांकि ये हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी और सारा कुछ था ना तो उस वक्त बहुत ज्यादा लो प्ले किया और वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन डेवलप होगी कि आपने उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया उन लोगों के साथ सारा कुछ अलाइन करके आप चल रहे थे लेकिन अलाइन होने के बावजूद भी दे प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल इस तरह का नेगेटिव रोल के उन्होंने जाके आपको आपके खिलाफ आपके ही क्लाइंट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और वो एक्चुअली बहुत क्लोज रिलेशन थे मेरे उनके साथ तो एट दैट मोमेंट एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको बिट्रे करता है तो बिट्रेयल द पॉइंट ऑफ बिट्रेयल इज समवेयर आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं तो मेरे लिए मेरे लाइफ के जो रूल्स थे जो ट्रस्ट के रूल्स थे वो सारे के सारे शेक हो गए कि अब लाइफ में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए इतना आसान नहीं रहा ठीक है उन्होंने तो जो किया सो किया और जो उस वक्त तो हुआ जो हुआ वो सारी चीजें सेपरेट स्टोरी है मगर जब आप फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर में मतलब आपके लिए कोई भी बंदा ट्रस्टेबल रहा ही नहीं बिकॉज आपने एक बहुत बड़ा डैमेज उठाया है और उन लोगों के हाथों डैमेज उठाया जिन आप बिलीव भी नहीं कर सकते थे या ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे कि यार ये लोग ऐसा कुछ करेंगे तो द फ्यूचर परस्पेक्टिव कि यार आप यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन वाज द मोस्ट डेंजरस आइटम फॉर मी एट दैट मोमेंट और वो एक लो पॉइंट था जहाँ पे मैं एक ऐसी स्टेज पे आ गया जब आप सोचिए कि आपने बिजनेस करना और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हाउ कम आप बिजनेस कर ही नहीं सकते इन अदर वर्ड्स ठीक है आप कोई काम कर ही नहीं सकते ट्रस्ट इज द की एलिमेंट राइट और आप एक साइकोलॉजिकली एक ऐसे ट्रॉमा में चले गए हैं जहाँ पे आपको वो अनकॉन्शियस ब्रेन कह रहा है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन बिकॉज एवरीवन इज काइंड ऑफ जो है ना वो नेगेटिव एंड एनीवन कैन बिट्रे यू एनी टाइम धोखा दे सकता है किसी भी टाइम पे तो वो एक लोएस्ट पॉइंट था जिससे रिकवर होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और देन एक्चुअली टाइम इज अ बेस्ट हीलर एक्चुअली तो टाइम जस्ट रिकवर्ड मी लिटिल बिट और थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि शायद चीजें डिफरेंट तरीके से चलती हैं ऐसे नहीं चलती जैसे मेरे साथ मेरा एक इंसिडेंट हुआ है तो दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट और उसके बाद फिर मैंने 2017 के एंड पे ये हुआ था 2017 से 2019 के दरमियान 2 साल मैंने एक्चुअली ग्राउंड डेवलप किया अपने वेंचर के लिए और उस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए मैंने बहुत सारी एफर्ट्स की हैं बहुत सारी चीजें की हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की बहुत सारे क्लाइंट्स डेवलप किए बहुत सारा बिजनेस डेवलप किया और जब मैं एक स्टेबल स्टेज पे चला गया कि मुझे आइडिया हो गया कि आई हैव इनफ सेल्स पाइपलाइन बिजनेस पाइपलाइन अवेलेबल तो मैं फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किक स्टार्ट किया फर्दर जो है वो इन्वोजोन जो है अब वो आपके सामने है तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज के
मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकली मैंने हमेशा देखा कि साइकोलॉजिकली जब आप लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, वो किसी भी वजह से हो सकता है, मेरी भी रीजन एक अपनी जगह, लेकिन किसी भी वजह से आप साइकोलॉजिकली लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, या तो आप हार मान लें या आपको लगे कि यार ये चीज, दैट इज एक्चुअली द लोएस्ट थिंग। आप फाइनेंशियली लो हो गए, आपके पास पैसा नहीं है, आप जेब खाली है आपकी, मेरा ख्याल है कि वो भी रिकवरेबल है, कोई बड़ा मसला नहीं है। साइकोलॉजिकली लोएस्ट पॉइंट एक ऐसी चीज है, या हेल्थ के हिसाब से भी आप बीमार हुए, ठीक हो गए, ठीक है, वो भी लोएस्ट है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकली अगर ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया ना, आपके जो आपका सेंट्रल पॉइंट है बॉडी का, ठीक है, वो उसको तो बड़ा डिफिकल्ट जो है ना हो जाता है उसको रिकवर करना। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टेबल और सस्टेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो आपने बिजनेस की माइंड अपना डेवलप किया है, मतलब हम मार्केट में यही सुनते हैं और देखते भी हैं कि एक जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है ना, वो उसको आप बिजनेस माइंड होता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग क्या होती है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे लेके आना है। ये आपने एक आम आदमी से एक टेक्निकल बैकग्राउंड को लेते हुए आप इसको कैसे टर्न आउट कर दिया आपने एक बिजनेस माइंड के अंदर। एक सीईओ बन गया इन्वोजोन का, एक टोटली उसने मतलब मल्टीपल ब्रांचेस भी बना दी। मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे मेरे लिए रियलिस्टिक है, लेकिन लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं, आपको भी क्वेश्चंस करते होंगे, और लास्ट हम जब मीटिंग कर रहे थे उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन हुआ था, तो इसका आंसर आप किस वे से देंगे? अच्छा, इसमें ये होता है कि नॉर्मली जब आप डेवलपर होते हैं तो आप डेवलपर होते हैं, आप बिजनेसमैन नहीं होते, सेल्समैन है। बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस करना होता है आपने, तो उसमें आपकी प्राइमरी स्किल होती है कि आपके पास सेल्स स्किल होनी चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए, नंबर वन, एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। नंबर टू, फिर आपको आना चाहिए कि आपने ह्यूमन मैनेज कैसे करना है, और नंबर तीन आपने डेवलप करवाना, जो डिलीवर करना वो डिलीवर करना। तो तीन चीजें आपके लिए बिजनेसमैन एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो बिजनेस का ओनर होने के लिए तीन चीजें होना बड़ा जरूरी है। आपको बेचना आना चाहिए, सेल्समैन अच्छे होने चाहिए आप, दूसरा ह्यूमन मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो आपके पास स्टाफ है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। और नंबर तीन, आपने डिलीवर करना है, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे सक्सेसफुली तो वो चीज नहीं चल पाएगी, बिजनेस नहीं चल पाएगा, कोई भी चीज नहीं चल पाएगी। तो अगर हम सेल्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो मैं जब डेवलपर था, मैं तब डेवलपर था, तब मुझे सेल्स नहीं आती थी, मैं नहीं बेच सकता था कुछ भी। एंड हाउ इट इवॉल्व्ड, एक्चुअली दिस इज अ लेसन फॉर मेनी पीपल, आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग। तो जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपने बेचना भी खुद है, क्लाइंट भी खुद ही, मतलब लीड भी खुद जनरेट करनी है, उसको क्लोज भी खुद ही करना है, और आपने उसको डेवलप भी करना है, डिलीवर भी करना है, और बहुत कुछ करना होता है। आपने एंड टू एंड सबका सब करना होता है, जिसमें सेल्स भी आ जाती है, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट भी आ जाती है, क्योंकि आप जब क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, क्लाइंट भी है और क्लाइंट की टीम को मैनेज कर रहे हैं अगर आप, तो सारे के सारे ह्यूमन है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग every component of the whole business after coming into the freelance domain. तो जब मैं डेवलपर था, जब मैं फ्रीलांसर बना, तब मैंने सेल्स को भी लर्न किया, बाकी चीजों को भी लर्न किया, और दैट एक्चुअली टर्न्ड मी इनटू अ बिजनेसमैन। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई चीज जरूर होती है ऐसी, या कोई ना कोई मैकेनिज्म या मेथड जरूर होता है जो कि आपको डेवलपर से बिजनेसमैन में कन्वर्ट करता है, एंड फ्रीलांसिंग वाज द वन फॉर मी एक्चुअली। जबरदस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि आपकी जो लाइफ रूटीन है, क्या वो इस टाइम पे एज अ सीईओ और जब उस वक्त एज अ फ्रीलांसर, वो तो एक डिफरेंट सीन होता ही है। जब एक फ्रीलांसिंग की लाइफ होती है उसमें सब इटसेल्फ खुद करना है, और जब एज अ सीईओ है उसकी एक लाइफ रूटीन और डिफरेंट होती है, उसकी मॉर्निंग और उसकी वर्किंग और उसकी इवनिंग, उसकी नाइट्स वो डिफरेंट होती है। आपकी वो पूरी दिन की रूटीन क्या है? वेल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा कोई मैं सुबह 9 बजे के करीब उठता हूँ, और राइट नाउ एज अ सीईओ 9 के बाद मेरा जिम ट्रेनर आ जाता है, तो कोई वन एंड हाफ और का जो है वो जिम सेशन होता है। उसके बाद फ्रेश होना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, और अराउंड अराउंड 11 AM जो है मैं अवेलेबल हो जाता हूँ वर्क के लिए। I personally like and love working from home for several reasons. बहुत सारी reasons है। मैंने बहुत टाइम जो है वर्क फ्रॉम होम किया है। मलेशिया में था जब मैं, तो तब भी मैं वर्क फ्रॉम होम पे ही था। मलेशिया, अब मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ, 3 साल मैं मलेशिया में रहा हूँ, अब आई एम गोइंग बैक टू मलेशिया अगेन। तो वर्क फ्रॉम होम में ही रहा है, तो मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो मेरा कम्यूट वाला टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है। रेयरली मैं ऑफिस जाता हूँ, जब कभी जाना होता है, तो जब कभी ऑफिस जाना होता है तो मैं 11-12 बजे के करीब ऑफिस चला जाता हूँ। तो 11 AM से नॉर्मली अगले दिन 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक
कोई बन जाते हैं 12-16 घंटे बन जाते हैं तकरीबन। 16 घंटे तकरीबन मैं अपनी सीट पे अवेलेबल रहता हूँ और जिसमें बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, बैक टू बैक डिस्कशंस होती हैं, क्लाइंट्स के साथ भी हो सकती हैं, इंटरनल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, अपने मैनेजर्स के साथ, एचओडीज के साथ भी हो सकती हैं। तो बैक टू बैक डिस्कशन, मीटिंग्स एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं जो कि आ रहे होते हैं। तो ये वीकडेज का की रूटीन है, सुबह 3 बजे तक जो मैं अवेलेबल रहता हूँ। वीकेंड को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सैटरडे वाले दिन मैंने पूरे वीक को रिव्यू करना होता है, पिछले वीक को और अगले वीक का प्लान करना होता है। पिछले वीक की प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, हिकअप्स, अप्स, डाउन्स जो भी आए होते हैं उनको मैंने रिव्यू करना होता है और अगले पूरे एक वीक को प्लान करना होता है कि अगले वीक में हमने कैसे लेके चीजों को चलना है। संडे वाले दिन मॉर्निंग में मैं फाइनल राउंड इंटरव्यूज जो होते हैं, जो कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑनबोर्डिंग नहीं होनी होती हैं, उनके फाइनल राउंड इंटरव्यूज जो है संडे मॉर्निंग को मैंने स्केल किए हुए होते हैं, कोई 2-3 बजे तक चलते हैं और 3 बजे से ऑनवर्ड संडे इवनिंग जो है वो मैंने फैमिली के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो संडे हाफ डे, सेकंड हाफ जो है वो फैमिली को जो है ना वो दिया। बाकी का पूरा वीक इन्वोजोन के लिए होता है और संडे हाफ डे जो है ना वो सेकंड हाफ वो फैमिली के लिए होता है। तो वी कैन गो आउट समवेयर या इवन घर पे भी कभी कुछ भी, तो वो के 4-5 घंटे फैमिली के लिए होते हैं। तो दिस इज द होल रूटीन एज अ सीईओ ऑफ इन्वोजोन। इस टफ रूटीन में आप पर्सनल एंटरटेनमेंट कहाँ से लेके आते हैं? पर्सनल एंटरटेनमेंट तो मेरी आपकी इस पूरी रूटीन में है ही नहीं है, वो आप कहाँ से लेके आते हैं? उसके लिए टाइम कहाँ से निकालते हैं? हाँ कैसे? जी, पर्सनल एंटरटेनमेंट, यस, आप सही कह रहे हैं कि पर्सनल एंटरटेनमेंट नाम की चीज जो है वो लाइफ में नहीं है। तो वो आपका मतलब वो क्यों नहीं है? उसमें कोई रीजन है क्यों नहीं? एक मतलब एक अच्छा, इम्पोर्टेंट है कि आप जी, मतलब इंसान ने जब वर्क करना है तो रिलैक्सेशन थोड़ी सी उसको चाहिए, उसकी बॉडी को भी रिलैक्सेशन जी, चाहिए, कि माइंड को भी, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सके और ज्यादा सोच सके। जी। एंटरटेनमेंट के मीनिंग्स हर बंदे के अपने होते हैं। एंटरटेन कौन सी चीज आपको एंटरटेन कर रही है? अगर आपको मूवी देखना एंटरटेन कर रहा है, आपको गेम खेलना एंटरटेन कर रहा है, अगर आपको जो है वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना एंटरटेन कर रहा है, तो ये आपकी एंटरटेनमेंट हो सकती है। किसी भी एक्स पर्सन की, वाई पर्सन की एंटरटेनमेंट हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट की जो डेफिनेशन होगी प्रोबेबली वो होगी कि अगर एक एक स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन के लिए गेम जीतना एंटरटेनमेंट है कि वो गेम खेलेगा और गेम जीतेगा, एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी उसी स्पोर्ट्समैन की तरह हूं जो कि एक गेम खेलता है और वो गेम जीतता जाता है हर रोजाना, एक नया लेवल, एक नया माइलस्टोन अचीव करता जाता है और वो उसी को एंटरटेनमेंट के तौर पे जो है ना वो लेता है। तो इन्वोजोन को हर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद एक अगले लेवल तक लेकर जाना मेरे लिए एंटरटेनमेंट बन गया हुआ है। तो अगर मैं उस इन्वोजोन को अगले स्टेज पे नहीं लेके जाऊंगा, अगले लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा, तो शायद मैं फील करूंगा कि आई एम फेलियर, आई एम लूजर। और मैं मेरे साथ होता है ऐसा कि अगर मेरे 1-2 वीक्स के अंदर प्रोग्रेस, विजिबल प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट नजर ना आए, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फील करना कि यार थिंग्स आर नॉट गुड, थोड़ा डाउन डाउन फील करना शुरू कर देता हूँ और फिर एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हों और चीजें आगे की तरफ मूव करें। तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट जो है वो मेरी एंटरटेनमेंट एक्चुअली अनलॉकिंग नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज फॉर इन्वोजोन वो हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा इसको आप फिलोसॉफिकल समझ सकते हैं कि मेरे साथ तरह से शायद ये फिलोसफी है जो कि मैंने कवर किया है इसको, मगर समहाउ ये बात ठीक भी है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये जो इन्वोजोन बना है वो आपकी इसी एंटरटेनमेंट की वजह से इन्वोजोन बना है। बिल्कुल। और इसमें आगे जो नहीं, सक्सेस नजर आ रही है आपको, और जो टाइकॉन की तरफ आप जा रहे हैं वो भी इसी एंटरटेनमेंट की वजह से है, क्योंकि सेल्फ आपका विजन जो बिल्कुल। है ना वो ब्रॉडर है। अच्छा जी, हम रैपिड फायर में जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, कि अब जो न्यूबीज हैं, जो बच्चे आ रहे हैं जो कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो 2 तरह के हमारे जो न्यूबीज़ होते हैं वो होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको जॉब वगैरह ऑफ़र हो जाती है और वो जॉब पे चले जाते हैं। उनके लिए एडवाइस ये है कि पाकिस्तानी जो न्यूबीज़ हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट होके निकलते हैं, जो भी जॉब के लिए निकलते हैं, वो लोग आर-एन-डी नहीं करते हैं और वो जो भी पहली जॉब मिल जाती है वो बन जाते हैं और वो फिर 2-3 साल बाद देख रहे होते हैं कि यार स्विच करना है करियर अब, और उस वक़्त उनको मौका नहीं मिल रहा होता। तो अपनी प्रॉपर आर-एन-डी करके करियर स्टार्ट करें। जो पहली जॉब मिल जाए वो करियर नहीं होता, फिर बाद में स्विच करना पड़ता है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब भी करियर स्टार्ट करना चाहिए तो प्रॉपर आर-एन-डी करके करना चाहिए कि मैंने कैसे करियर स्टार्ट करना है और मैंने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। उन फॉर दोस्त जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। फॉर दोस्त जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं, उन लोगों को अगर हम इन्वोज़ोन की भी बात करें तो हम बहुत सारे इंटर्न्स ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं।
जब हम इंटर्न्स ऑनबोर्ड करते हैं या फ्रेशर्स ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 एप्लीकेशंस आई हैं और हमारे पास 2 पोजीशंस हैं या 3 पोजीशंस ओपन हैं, तो 10 में से जो बेस्ट 3 लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपने तौर पे घर में बैठ के जो है ना लर्न करने की कोशिश की हुई है, उनको हम उन 3 पोजीशंस पे फिल कर लेंगे। तो मतलब ये है कि अगर आप फ्री हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं या करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फ्री टाइम में अपने आप को फ्री ना रखें। उस टाइम को स्पेंड करें, उस टाइम को यूटिलाइज करें। यूट्यूब है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन जो कि आपके स्किल्स को पॉलिश करने में हेल्प देते हैं। पहले नंबर पे तो आपने R&D कर लिया, अपना करियर पाथ सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ये बनना है लाइफ में। दूसरे नंबर पे आपने अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। मीनवाइल यू आर सर्चिंग द जॉब। जितना टाइम आपको जॉब सर्च करने में लगता है, उतने उस ड्यूरेशन को जाया मत करें, उस ड्यूरेशन को फ्री में स्पेंड मत करें, उसके अंदर स्किल्स लर्न करें। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद ब खुद जॉब मिल जाएगी, बिकॉज आपने वो 2 महीने 3 महीने एज अ CEO, मैं अगर एक बंदे को देखता हूँ यार इसने अपने अपने टाइम में अपने तौर पे ये लर्न किया, तो इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास आएगा ये, तो ये बहुत कुछ लर्न कर सकता है। तो ये एक स्पिरिट जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूबीज के लिए ये 2 एडवाइसेस जो है ना, मैं ऑलवेज जो है ना प्रेफर टू गिव। जबरदस्त। आई थिंक के काफी हद तक न्यूबीज के लिए भी चीजें आ गई हैं, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी आ गई हैं। किसी ने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी आ गई हैं, कुछ लर्निंग्स हम जैसे लोगों के लिए भी आ गई हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं पॉइंट रैपिड फायर के ऊपर। तो आर यू रेडी मिस्टर फुरकान अजीज? अच्छा। जी जी श्योर। अच्छा, आप मूवीज क्यों नहीं देखते? मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट है वो, लेकिन सबके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। टाइम वेस्ट इस वजह से है कि आई कैन स्पेंड द सेम टाइम ऑन मच मोर प्रोडक्टिव आइटम। अच्छा, मूवीज कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि जैसे लाइफ बिजनेस के साईफाई, हाँ जी। ऊपर है, तो आप उसके जी ऊपर बिल्कुल। आपको मतलब उसके ऊपर कोई एडवाइस का दें। रैपिड फायर के अंदर ही हम एडवाइस भी मांग लेते हैं आप। हाँ जी। देखिए बिजनेस मूवीज, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिजनेस मूवीज जो हैं, मगर मेरे ख्याल में वो हमारे साथ रिलेट नहीं करती नजर आती। फॉर एग्जांपल अगर मार्क जकरबर्ग के ऊपर मूवी बनी है, मैंने वो देखी भी है, तो बात ये है कि वो हो सकता है कि मेरी सिचुएशन, मेरे एनवायरनमेंट और मेरे कल्चर के हिसाब से ना हो। अगर मैं सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ होता तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता मैं। तो अगर मेरे कल्चर को देखते, लाहौर के कल्चर को देखते हुए, पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए, इवन इंडिया के कल्चर को देखते हुए भी अगर एक बिजनेस मूवी बनती है या किसी की ऑटोबायोग्राफी बनती है, तो देन दैट इज समथिंग जो कि देख वर्थ वॉचिंग। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाता है, और एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन हर बंदे की अपनी अपनी होती है। आपका फेवरेट ट्रिप कौन सा है? आपने काफी जगह पे ट्रिप किए हैं, आपका फेवरेट ट्रिप विद इन पाकिस्तान, इवन आउट ऑफ द कंट्री? हाँ जी, मेरा फेवरेट ट्रिप लंकावी का था, मलेशिया। लंकावी इज अ बीच, और अ, वो एक्चुअली फेवरेट इस वजह से था क्योंकि कोरोना के 2 साल हमें बंद करके रखा गया था मलेशिया में। बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और उन्होंने 2 साल नहीं निकलने दिया, और काइंड ऑफ वी वर होम लॉक्ड, एवरीवन वाज होम लॉक्ड। और जब वो लंकावी का ट्रिप एक स्पेसिफिक टाइम में जो है ना, वो दिसंबर की छुट्टियां आई, तो दिसंबर की छुट्टियां में जब उन्होंने अलाउ किया, तो दैट वाज लाइक 2 साल। आप अभी ये समझ लें कि आप जब पूरा दिन रोजा रखते हैं और शाम को अफ्तारी के टाइम पे आपको जो है ना रूह अफ़ज़ा का शरबत जो जैसा फील कर रहा होता है, या खजूरें जिस तरह की फील दे रही होती हैं, तो दैट इट वाज लाइक दैट। 2 साल आप जो है ना बिल्कुल तरस-तरस के गुजारते हैं और आप कहीं नहीं जा पाते, और फिर आपको एंड लंकावी इज वन ऑफ द टॉप यू कैन से लोकेशंस ट्रिप के लिए, बीचेस के पर्सपेक्टिव से। बाली इज वन ऑफ देम, लंकावी इज वन ऑफ देम, एंड मालदीव इज अनदर वन। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 हमारे इस एरिया में, स्पेसिफिकली एशिया की अगर हम साइड की बात करें, तो दीज आर द बेस्ट बीचेस आउट देयर। तो मेरे ख्याल में ये ट्रिप जो है ना मेरा सबसे बेस्ट था, और रीजन थी कि ये 2 साल होम लॉक रहे थे उससे पहले। जबरदस्त। आपका स्कूल लेवल के ऊपर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? स्कूल लेवल के ऊपर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था ना, वो फिजिक्स था, और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर मेजरली हमें खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो कंपोनेंट था। फिजिक्स के अंदर 3-4 चीजें होती हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो कंपोनेंट था। इवन चाइल्डहुड में भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ करते थे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे बच्चों को होती है। तो आई वॉज वन ऑफ देम जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि फ्रिज के अंदर क्या चल रहा है, और ये ब्लैक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक सा राउंड सा जो पड़ा हुआ है, ये क्या चीज है, और इसके अंदर इसकी मैकेनिक्स क्या है।
टीवी के जो ट्यूब है, वो जो पिक्चर ट्यूब है, उसकी मैकेनिक्स क्या है वगैरह वगैरह सो एंड सो फोर्थ, तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट हुआ करता था। दैट इज वाई फिजिक्स एंड खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट था वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। सही। अगर आपको मतलब एक खाना दिया जाए कि आपने यही खाना है रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो कौन सा खाना होगा कि आपने सारी जिंदगी वही खाना है? एक्चुअली तो हम ऑलरेडी वो कर रहे हैं, वो है चिकन, एंड वी आर ईटिंग ऑलमोस्ट, हर बंदे खा रहा है, जो मेरा हफ्ते में 5 दफा तो खा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो डिफरेंट पका हुआ होता है, कभी वो किसी शेप में आ जाता है, कभी किसी शेप में आ जाता है, तो चिकन आई गेस इज द वन ऑफ देम जो कि खाया जा सकता है। बाकी मनोसलवा से भी दिल भर गया था हजरत आदम का, इंसान का, तो खैर बाकी तो क्या ही। तो यस, चिकन इज समथिंग दैट यू कैन कुक इन डिफरेंट वेज एंड कैन ईट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सही। इफ यू वांट 10 मिलियन टुमारो, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे कहाँ स्पेंड करेंगे? आई वुड बी गोइंग टू स्पेंड एक और वेंचर प्रोबेबली, जो कि मुझे 1 ईयर में 10 मिलियंस को डबल कर देगा। जबरदस्त। आपका प्रोडक्टिविटी और हैक मैं क्या है? वेल कुड भी कुछ लोग इसको आंसर, हाँ जी, प्रोडक्टिविटी हैक जो है वो एक्चुअली ऑटोमेशन है मेरे लिए। मैं कोई भी चीज मैनुअल नहीं रखता, बल्कि इन्वोजोन को भी मैंने ऑटोमेट इस तरह से किया हुआ है कि अगर मैं इन्वोजोन में नहीं रहता फॉर एग्जांपल 3 4 6 महीने, तो इन्वोजोन को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे होने से इन्वोजोन ऊपर जरूर जाएगी, लेकिन मेरे ना होने से इन्वोजोन नीचे नहीं जाएगी। दैट इज समथिंग आई हैव इंश्योर्ड बाय ऑटोमेटिंग एवरीथिंग। तो ऑटोमेशन इज समथिंग जो कि हर बंदे को अपनी हर चीज के लिए करनी चाहिए, जितना जहां तक आप कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? थोड़ा सा। अच्छा, एनी स्पोर्टर, किसी किसी को फॉलोइंग इन पॉलिटिक्स? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम अपने रीजन की बात करें जहाँ पे हम रहते हैं, मलेशिया की अगर बात करें, तो मलेशिया में तो एक ही ऑप्शन है, महातीर मोहम्मद, एंड एवरीवन नोज जिस तरह से महातीर ने उसको खड़ा किया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो द बेस्ट आउट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस इज इमरान खान, बिकॉज एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे साथ के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो मेरा लीडर है वो भी इतना पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए कि उसको जो है ना किसी यूनिवर्सिटी का उसने शक्ल वाकई रियल मीनिंग में यूनिवर्सिटी में जाकर देखा हुआ और वो किया वो। तो दैट इज मेजर मोटिव के पढ़े लिखे इंसान के ऊपर एटलीस्ट उसका लीडर पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि आपको कनेक्ट कर सके। ये भी बात एक आती है ना कि इंसान अगर खुद विजनरी है तो वो अपने पॉलिटिक्स के अंदर भी उसको कुछ ना कुछ विजन नजर आए तो वो उसके साथ अटैच होता है। एग्जैक्टली, तो वो आपका हमारा एब्सोल्युटली, जो विजन है, जो विजनरी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी वो अटैच्ड है टुवर्ड्स इमरान खान विजन। उसकी यस, पार्टी आई डोंट बिकॉज नो, ऑफ बट इमरान खान। यस, जी, दैट्स राइट। जबरदस्त। अच्छा, मेरे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनका आंसर जो है ना वो पॉलिटिकली नहीं दिया, विजनरी दिया। ठीक है, राइट। तो आपको भी ऐसा फील होता है कि जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए था और मैंने नहीं पूछा? वेल, मैं एक चीज जो है ना, वो 2 3 चीजें लोग अक्सर पूछ लेते हैं, मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। एक उसमें से ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आई विल बिकम द पुअर अगेन एंड रीच टू द पॉइंट जहाँ पे मुझे दोबारा से सब कुछ डेवलप करना होगा, या मैं ना डेवलप करना होगा, एक्चुअली मैं एक दोबारा उस पॉइंट पे जाता हूँ, व्हाट आई वुड डू। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे पास मैं आखिरी लीस्ट मोमेंट पे पहुंच जाता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए उस वक्त जो है ना वो पब्लिक रिलेशंस होंगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा डेवलपिंग द पब्लिक रिलेशंस होंगे। और उस वक्त जो है ना मैं चाहूंगा कि मैं, तो इट इज काइंड एन एडवाइस फॉर एवरीवन कि पब्लिक रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑन द सोशल मीडिया, एक्चुअली एवरीवेयर एल्स। तो और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इनडायरेक्टली आप डिजिटल मार्केटिंग को पब्लिक रिलेशंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द क्लोजिंग थिंग फ्रॉम माई साइड। पब्लिक रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में, और वो बहुत सारे तरीकों से डेवलप किए जा सकते हैं। नाइस। इस कन्वर्सेशन को क्लोज करते हुए आप इसके फाइनल रिमार्क्स या थॉट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहते इन द वेरी एंड मैंने बाकी सारी चीजें तो बहुत ब्लंटली एंड ओपनली पास ऑन कर दी हुई हैं। इन द वेरी एंड हुजैफा, आई रियली थैंक यू फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव अगेन
और जिस तरह से आप जो है वो लोगों को गैदर कर रहे हैं और उनसे टाइम रिक्वेस्ट करके और उनसे टाइम एक्चुअली छीन के उनको ला रहे हैं, बिठा रहे हैं कि जनाब टेल योर स्टोरी, टेल द मोटिवेशन है, तो इट इज़ रियली कमेंडेबल। और जितना भी मैं अप्रिशिएट करूँ इसको कम है। एंड फॉर द व्यूअर्स जो आखिर तक यहाँ तक पहुँचेंगे, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग दरमियान में ही छोड़ जाएंगे वीडियो सुनते-सुनते, और या जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, थैंक्स टू देम एज़ वेल। एंड फील फ्री टू रीच मी ओवर लिंक्डइन। मेरे लिंक्डइन पे मुझे आप लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं, फुरकान अजीज, फुरकान डैश अजीज लिंक्डइन के ऊपर अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। यू कैन रीच मी फॉर एनी एडवाइस, एनी हेल्प, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। तो आई एम काइंड ऑफ वेरी ओपन एंड सोशल पर्सन पर्सनली, नॉट regardless of the masrufiyat or busyness whatever I have in my life, but I'm always available for the people to help, so feel free to reach me there. जी थैंक यू सो मच फुरकान भाई, अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, और आपसे पर्सनली मिले भी हुए हैं, और उसमें भी जो आपने अभी बात की कि सोशली भी ओपन, और लोगों को चाहते नहीं है कुछ बताते हुए। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जब वो एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हाइड करो अपनी चीज़ों को, जो सक्सेस है वो बस वो बताओ जो अच्छी अच्छी हाइलाइट्स मिले आपको, लाइमलाइट मिले, बस वो चीज़ें बताओ। आपने अपने हाइज एंड लोज कंप्लीटली डिस्कस किए, और अब बताते भी हैं प्रैक्टिकली जो आपने किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इतने सारे क्वेश्चंस का अपडेटली जो आंसर्स करने। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिए।